यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। दूर तक छाए थे बादल और कहीं साया न था। इस तरह बरसात का मौसम कभी आया न था। सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से, सहमी हुई है झोंपड़ी बारिश के खौफ से। महलों की आरज़ू है कि बारिश तेज़ हो। जी जनाब, अस्सलामुअलैकुम, औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। You are watching and listening once again Exposing the Truth with अंजुम बुखारी। जी जनाब, इन इशारे कनाइयों से, इन इस्तारों से आप समझ गए होंगे मौसमों की अदा का बदल जाना, बादल और साथ में साए का ना होना, बारिश का खौफ और झोंपड़ी, महल और तेज़ बारिश की तमन्ना। इन तमाम इस्तारों से आप समझ गए होंगे कि आज आपकी बहन अंजुम बात करने चली हैं किस पर? क्लाइमेट चेंज पर, सो कॉल्ड कोट इन कोट क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है जी, आप सुन रहे होंगे, दिन रात आप सुन रहे होंगे, क्योंकि जब हुकूमत ने कोई बयानिया चलाना होता है ना, तो वो दिन रात इस बयानिए को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने जो चाहने वाले हैं सहाफ़ी हजरात, ठीक है, उनके ज़रिए और अखबारात के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, हर जगह ये बयानियाँ मौसमियाती तब्दीलियाँ या क्लाइमेट चेंज का वो चलाती है, या कोई भी बयानिया चलाना हो वो चलाती है, चाहे वो कोविड का बयानिया हो, चाहे वो किसी भी किस्म का हो, तो हर उज़्व इस्तेमाल किया जाता है हुकूमती बयानिया को तरजीह देने के लिए। अब ये बयानिया हुकूमती होने के साथ साथ ये आलमी भी है, क्योंकि हम आपको तो बताते रहते हैं कि बिगर पिक्चर में आपके इलाके की जो तस्वीर है वो इस मुल्क के अंदर की जो तस्वीर है उसके साथ मुंसलिक है, फिर जो मुल्क की तस्वीर है वो आलमी मंजरनामे के साथ मुंसलिक है। इसलिए क्लाइमेट चेंज जो है ना, वो आपके मुल्क का बयानिया होने के साथ साथ एक आलमी बयानिया भी है। तो जनाब, मौसमियाती तब्दीलियाँ या क्लाइमेट चेंज जो है ना, इस पर आज हम बात करते हैं। 12 जुलाई है और मानसून का सीज़न शुरू है। अब इसमें कितना कुदरती है, कितना गैर कुदरती है, उस पर भी बातचीत होगी और वो आप ख़ुद समझ लेंगे इस सारे प्रोग्राम को सुनने के बाद। तो अपने सब्र और बर्दाश्त को बढ़ाइए ताकि आप YouTube के चंद सेकंड के शॉर्ट्स का जो आपका बयानिया वो ड्यूरेशन रह गया है ना, कंसंट्रेशन का, फोकस का अक्सर हम लोगों का, तो उसको बढ़ाइए ताकि आप मेरे 40 या 50 मिनट के इस प्रोग्राम को सुन सकें, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी, आपके जानो माल, आपके ईमान, आपके अपने जो शर्फ इंसानी है उसकी बका का सवाल है। ये कोई लफाजियत नहीं होती जो मैं आप प्रोग्राम्स के ज़रिए आपसे करती हूँ। मैं सॉलिड इन्फॉर्मेशन देती हूँ, उनके लिंक्स देती हूँ ताकि आप मज़ीद एक्सप्लोर करें, आप मज़ीद कमेंट करें, मज़ीद सवाल करें और फिर हम भी आपसे सीखें, आप हमसे सीखें। ठीक है जी, चलते हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो जनाब, क्लाइमेट चेंज जो है ना, जब पानी की कमी हो रही होती है तो आप सुनते होंगे कि जनाब क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस वजह से पानी कम हो रहा है। सैलाब आ रहा है तो हुकूमत बताती है कि जनाब क्लाइमेट चेंज की वजह से आ रहा है। अच्छा, गर्मी में ईंट नुमा बर्फ़ के टुकड़े आसमान से गिर रहे हैं, चाहे इस्लामाबाद हो या मुल्तान हो, तो हुकूमत बताती है जी क्लाइमेट चेंज हो गया है, इस वजह से ये हो रहा है। अच्छा, गर्मी बढ़ रही है, वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज है। जंगल में आग लगी हुई है और शहर में हवा के साथ आग के गोले आसमान से गिर रहे हैं, तो वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज है। दरिया सूख रहे हैं, वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज है। ज़लज़ले आ रहे हैं, वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज है। लैंड स्लाइडिंग हो रही है, बर्फ़बारी ज़्यादा हो रही है, वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज है। जानवरों की, पौधों की नस्लें घट रही हैं, वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज है। अमवात हो रही हैं, वजह बताई जाती है क्लाइमेट चेंज है। अब तो नौबत जनाब ये आ गई है कि अब ये कहना बाकी रह गया कि शौहर अगर
बीवी से पूछता है कि आज बच्चे स्कूल क्यों नहीं जा रहे, तो बीवी कहती है कि टीवी पे हुकूमत ने अनाउंस किया है कि क्लाइमेट चेंज की छुट्टियां हो गई हैं। तो जनाब, यहाँ तक हालात आने से पहले हम ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ताकि आप इंफॉर्मेशन लीजिए। नॉलेज इज़ पावर, इस पावर को फैलाइए और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि जिस तरह से कोविड का इन्होंने गेम खेला, और कोविड वाज नथिंग, कोविड वाज एनर्जेटिक अटैक था, रेडियो एक्टिव अटैक था। इस पर मेरा प्रोग्राम पीछे पड़ा हुआ है कि वो वायरस नहीं था, तो वो भी आप देख लीजिए, रिसर्च वो व्लॉग है। अच्छा, इसी तरह इन्हीं लोगों ने आगे जो है ये सिलसिला चलाया, और वो सिलसिला जो चला रहे हैं अब वो क्लाइमेट में चला रहे हैं। अब क्लाइमेट चेंज की ये बयानियाँ बना रहे हैं, तो उस पर भी आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये पता होना चाहिए क्लाइमेट चेंज है क्या, और बजाते खुद क्लाइमेट है क्या, आबो हवा है क्या। किताबों में, स्कूल की किताबों में छोटी आपने पढ़ा होगा, और दोबारा से इसको रिकॉल कर लेते हैं, इसको रिवाइज़ कर लेते हैं। 30 साल का जो लंबा अरसा होता है ना, उसमें किसी जगह के मौसम की जो मजमूई हालत या पैटर्न या वो नमूना जिस पर पेशन गोई की जाती है कि भाई इस जगह का आबो हवा ये है, यानी 30 सालों में उस इलाके का दर्जा हरारत, हवा में नमी, हवा का स्पीड, बारिश जिस तरह का रहता है ना, तो उसको ले लिया जाता है कि इस एक जिस तरह का होता है उसकी औसत निकाली जाती है, उसकी एवरेज निकाली जाती है, और फिर बताया जाता है कि इसका मजमूई हालत इस इलाके का ये है, इसका आबो हवा ये है। जैसे आप शुमाली इलाकों में जाते हैं तो आप कहते हैं शुमाली इलाकों की आबो हवा कैसी है, वहाँ की सर्द और खुश्क है। पहाड़ी इलाकों की आबो हवा को आप क्या कहते हैं, सर्द और खुश्क कहते हैं। इसी तरह जब आप मैदानी इलाकों की तरफ, पंजाब की तरफ आते हैं तो कहते हैं कि जनाब पंजाब की जो मजमूई आबो हवा है वो क्या है, गर्म और मरतूब है। तो इस तरह से आबो हवा का चक्कर चलता है, यानी 30 साल का जो टेम्परेचर होता है, 30 साल का हवा में नमी, बारिश की मिकदार, इन तमाम चीज़ों का औसत निकाली जाती है, और फिर उसकी बुनियाद पर वो प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इस जगह का आबो हवा ये रहता है, ऐसा ही रहता है। अभी तक शुमाली इलाकों में आपने नहीं सुना कि शुमाली इलाकों का, आपने कभी किसी से सुना कि मर्दान का या सवात का या चित्राल का आबो हवा जो है वो गर्म और मरतूब है, नहीं सुना होगा, और ना ही ऐसा है, क्योंकि उनकी आबो हवा जो है सर्द और खुश्क के ज़ुमरे में आती है। इवन बहार के मौसम में और जब गर्मी होती है वो भी खुश्की में होती है। इसी तरह जो पंजाब की, आपने पंजाब पे सुना कि पंजाब की आबो हवा जो है वो खुश्क और सर्द है, नहीं सुना ना, तो क्योंकि है ही नहीं ऐसा। तो ये क्लाइमेट चेंज कैसे हो गया, जब ग्राउंड रियलिटीज़ नहीं बदली तो क्लाइमेट चेंज कैसे आ गया। तो जनाब ये सवाल ही तो करना बनता है इन लोगों से जो आपको बयानियाँ सुना रहे हैं क्लाइमेट चेंज के नाम पर। आपको कहते हैं कि आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल की गाड़ी मत चलाइए, आप इलेक्ट्रिकल व्हीकल ले लीजिए, आप जो है वो गोश्त मत खाइए, क्योंकि गोश्त जब जो जानवर पलते बढ़ते हैं वो पौधे और ऐसी खादें उनको चाहिए, ऐसे ऐसे अनाज चाहिए जिनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जिनकी वजह से बढ़ती है, तो आप गोश्त कम खाइए वरना टैक्स लगेगी। ये चीज़ें आ रही हैं, तो वो ये क्यों नेट ज़ीरो करना चाहते हैं कार्बन को, वो क्यों पड़े हैं हमारे पीछे, हमारे गोश्त के पीछे, अंडों के पीछे, और हमारी गाड़ियाँ जो पेट्रोल से चल रही हैं उनके पीछे। वो बयानियाँ पहले बनाएंगे ना, तो बयानियाँ कामयाब होगा, आप लोग यकीन करोगे, तो फिर वो इन चीज़ों की तरफ आएंगे। और वो ऐसा करना क्यों चाह रहे हैं, क्यों हमें अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ें जो इकोसिस्टम का हिस्सा हैं उनसे दूर, क्योंकि वो चाहते क्या हैं, मैंने पहले बता दिया कि सिंपल क्या है, कंट्रोल एंड सर्विलेंस। कंट्रोल एंड सर्विलेंस उस वक्त तक नहीं होगा जब तक कि वो अपना बयानिया आप में मकबूल ना करे। अब वो कंट्रोल और सर्विलेंस करना किस तरह करेंगे, ताकि आप ट्रांस ह्यूमन बने। ट्रांस ह्यूमन यानी इंसान को मशीन के साथ वो मर्ज करना चाहते हैं। इंसान, आप, ये मेरी कहानियाँ नहीं हैं, मैं आपको मोटी मोटी बातें बताती हूँ ना, तो आप जाके सर्च कीजिए, क्योंकि 40-50 मिनट के प्रोग्राम में मैं क्या बताऊँ, आप लोग खुद कहते हैं प्रोग्राम लंबा हो जाता है। आप जाके ऑप्टोजेनेटिक्स पढ़िए, आप जाके ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को पढ़िए। ये सारे जो हैं वो खुद बता रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजीज़ हैं, ये प्रोजेक्ट्स हैं। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ज़रिए वो ऐसी टेक्नोलॉजीज़ बना रहे हैं जिससे कंप्यूटर और इंसान एक साथ मुश्तरका सोच के हामिल होंगे। ठीक है ना जी।
तो ये आप चीज़ें चेक करिए, वो क्यों मशीन को इंसान के साथ मर्ज कर रहे हैं, फिर इंसान में लॉगिन भी कर रहे हैं लाइक अ कंप्यूटर, वो फिर लॉगिन भी करेंगे ना, फिर आपका डाटा जो इरेज करना होगा, डिलीट करना होगा, कंट्रोल आल्ट डिलीट, वो भी करेंगे। तो आपका क्या ख्याल है, जो आपको आपके खाने पीने हर मामले में इतनी दखल अंदाजी और दवाओं में करते हैं, वो यहाँ पे आपको मशीन के साथ मर्ज करके आपको क्या करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं करना चाहते। तो ये ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इसके अलावा ऑप्टोजेनेटिक्स आप पढ़िए, IEEE पर जाइए, उनकी वेबसाइट्स है, ऑफिशियल वेबसाइट है, वो बता रहे हैं कि हम कौन कौन सी वारदातें कर रहे हैं आपके साथ। ठीक है जी, आगे आ जाते हैं क्लाइमेट चेंज पर। तो ये क्लाइमेट चेंज भी इसी एजेंडे का हिस्सा है, ट्रांसह्यूमनिज्म, कंट्रोल एंड सर्विलेंस। तो ट्रांसह्यूमनिज्म के लिए उनको चाहिए कि आपको दवाओं से भी बदलें, आपके दवाओं को भी वो नैनो टेक्नोलॉजी में लेकर आए, वो आपके जो है वो लिबास को भी पॉलिस्टर के अंदर लेकर आए, वो आपकी जो है माहौल के अंदर, माहौल आपका जो फ़िज़ा है वो भी आयोनाइज्ड कर दें, चार्ज्ड कर दें, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि आप एक बायो कंप्यूटर हैं अल्लाह का, आप एक इलेक्ट्रिकल बीइंग हैं। ठीक है ना, आप एक इलेक्ट्रिकल बीइंग है, आपकी बॉडी का बायो फील्ड है, इस पर मैं बात कर चुकी हूँ। इसलिए वो आपको अपने कंप्यूटर्स के साथ मर्ज करके आपको हैक करना चाहते हैं, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी हो रहे हैं। अब जब हम एक किताब नहीं पढ़ सकते, हम एक 40 मिनट की वीडियो नहीं देख सकते, हम 40 सेकंड की वीडियो देखना भी हमारे लिए बड़ा काम हो जाता है, लेकिन ऊट पटांग की वीडियोस अगर हमें दिखाई जाएं तो 2 घंटे भी देख लेते हैं। लेकिन जब सॉलिड और ऐसी बात जो रिसर्च बेस हो, वो 40 मिनट की भी नहीं देखते। जो ये फोकस के एरियाज़ हैं उन्होंने घटा बटा दिए हैं। तो इस पे आप सोचिए ये सब कुछ क्या हो रहा है। आपकी डोपामीन को कौन कंट्रोल कर रहा है कि किन चीज़ों से आपको खुशी होगी, किन चीज़ों से नहीं होगी, तो ये कंट्रोल ही है ना। अगर अंजू बुखारी की एक्सपोजिंग द ट्रूथ को देखकर आपको खुशी नहीं हो रही, और किसी के डेली व्लॉगिंग जिसमें वो सब्जियां खरीदने बाज़ार जा रही है, कपड़े ख़रीद रही है, मेकअप कर रही है, वो 1 घंटे का या 40 मिनट का उसका व्लॉग देख लेंगे, तो वो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं। तो ये आपकी डोपामीन को कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन केमिकल को, और वो किस स्क्रीन से कर रहा है, किस ऐप से कर रहा है, ये सोचने की बातें हैं ना। ये डीप तो हैं मगर सोचने की बातें। इसी तरह क्लाइमेट चेंज में वो क्लाइमेट के अंदर आपकी आबो हवा में आयोनाइजेशन कर रहे हैं। आयोनाइजेशन इसलिए कि जब फ़िज़ा में आयोनाइजेशन होगी ना, तो वो फ़िज़ा में जो पानी के कतरे हैं वो भी आपकी बॉडी के बायोफील्ड को हैक करेंगे, बायोफील्ड को हैक करके आपकी ब्रेन की लहरों को हैक करेंगे, और फिर लॉगिन करके आपको जो याद आपके जहन में रखना चाहते हैं रखेंगे, और जो प्रोडक्ट आपसे ख़रीदवाना चाहते हैं वो ख़रीदवाएंगे। पता नहीं कौन कौन सी कंपनियां जो हैं वो लगी हुई हैं, पता नहीं कोई बंदा किस चाइना का प्रोडक्ट, कोई अमेरिका का प्रोडक्ट, कोई किसका प्रोडक्ट, वो बन जाएंगे। ये क्या हम इस अगली फ्यूचर की तरफ जाना चाहते हैं? तो फिर आइए देखिए कि क्लाइमेट में हो क्या रहा है। मैंने कहा कि वो क्लाइमेट को आयोनाइज कर रहे हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल कर रहे हैं। ये क्लाइमेट चेंज नहीं है। मैंने कहा 30 साल के लंबे अरसे में जो टेम्परेचर हो किसी जगह का, उसकी हवा हो, बारिश हो, नमी हो, उसका औस ले लेते हैं तो वो उसकी क्लाइमेट बन जाती है। क्या क्लाइमेट पंजाब का चेंज हुआ है? क्या शुमाली इलाकों का चेंज हुआ है? नहीं हुआ है, वही है। ठीक है ना। अच्छा, तो अब देखिए कि इवेंट्स हो रहे हैं कि कभी पंजाब के इलाके मुल्तान के अंदर बर्फ़ गिरी, नहीं हुई। ये कैसे हुआ? इस पे बात होनी चाहिए, सवाल होना चाहिए, जवाब होना चाहिए कि ये इवेंट क्यों हुआ, ये कैसे हुआ। अच्छा, लेकिन हम कहें कि क्या उस इवेंट के होने से पूरे पंजाब की आबो हवा जो है वो बर्फ़ानी बन गई, पंजाब मुल्तान मरी बन गया? ऐसा नहीं है। ठीक है, मे भी अगर आप लोग जागे नहीं तो वो ये कर गुजरेंगे। ठीक है जी, वो ये कर गुजरेंगे, और आप कहेंगे अच्छी चीज़ नहीं है। उस वक्त आप उस काबिल ही नहीं रहोगे कि आप अपने उससे उस तरह कुदरती तौर पर लुत्फ़अंदोज़ हो सको जैसे लुत्फ़अंदोज़ होने का हक़ हासिल है। ट्रांस ह्यूमन जो इंसान होता है, या जानवर, मतलब जानवर, मशीन और इंसान आप कह लें, ठीक है ना, इसका कॉम्बिनेशन है। तो आप देख लीजिए फिर उस माहौल में उसको क्या इंटरेस्ट रहेगा। अच्छा, खैर आगे चलते हैं। तो मैंने कहा 30 साल तक का देखते हैं, औस ले लेते हैं, वो आबो हवा बन जाती है। ठीक है जी। अब ये जो है वो कहते हैं कि जनाब
ये कहते हैं नहीं नहीं क्लाइमेट चेंज आ रहा है, क्लाइमेट चेंज आ रहा है, यानी कि टेम्परेचर में बड़ी तब्दीली आ गई है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, सतह समंदर बुलंद हो रही है, मौसमियाती वाक़यात हो रहे हैं, आग लग रही है कहीं पे, जंगलों में सैलाब आ रहा है, बड़े बड़े ओले गिर रहे हैं, अच्छा बिजली बहुत शदीद गिर रही है, अच्छा आतिशफ़िशां फट रहे हैं, ज़लज़ले आ रहे हैं, बड़े बड़े भगोले चल रहे हैं, ये क्या हो रहा है। अच्छा देखो ये तो किसी हद तक कुदरती भी है, लेकिन काफ़ी हद तक वो कंट्रोल कर चुके हैं। अब देखो वो कहते हैं कि इंसान इसका सारा बोझ आम इंसान पे डाल देते हैं कि आम इंसान जो है ना माहौल गंदा कर रहे हैं, सादी सी बात कर देते हैं, माहौल गंदा कर रहे हैं, फ़िज़ा में जहरीली गैसें दाखिल कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा कर रहे हैं इंसान, टेम्परेचर ज़मीन का जो ज़मीन से बाहर रात के वक्त निकलना चाहिए एक्सेसिव वो नहीं निकल रहा, इसलिए ज़मीन का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि जहरीली गैसें या कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ज़्यादा हो रही है। अच्छा जी, अब देखिए अगर हम इसको भी लें, मैं नहीं कहती कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा हो रहा है, मगर किस हद तक हो रहा है, कितना हो रहा है, इस पे आपको रिसर्चेस पड़ी हुई हैं, आप जाके देखिए कि किस हद तक जो है ना कार्बन या नाइट्रोजन इमिशन हो रही है और दुनिया की किस खित्ते में ज़्यादा हो रही है, किस में कम हो रही है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, रिसर्चेस देखोगे, तो आपको कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन की इतनी बड़ी मिकदार नहीं मिलेगी जिसकी वजह से ज़मीन का टेम्परेचर भाई 10 डिग्री या 20 डिग्री बढ़ गया हो। कहीं कोई ऐसी रिसर्च नहीं पड़ी हुई, ना मुझे मिली है ना है। अच्छा अब फिर ये फिर बात आ जाती वेदर मॉडिफिकेशन पे। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कोई वेदर को छेड़ रहा है, कोई वेदर को छेड़ रहा है, उसकी वजह से क्लाइमेट के अंदर कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है। तो वेदर को कौन छेड़ रहा है? मैंने आपको बताऊं कि वेदर और क्लाइमेट दो अलग चीज़ें हैं ना। वेदर मैंने आपको बताया 30 साल का वो कहते हैं, ठीक है ना, औसतन टेम्परेचर हो गया किसी जगह का, इलाके का, और हवा में नमी होगी, हवा की रफ्तार हो गई, बारिश होगी, ये सब चीज़ें। अब ये क्लाइमेट हो गया, आबो हवा हो गई। वेदर क्या है? डे टू डे, ठीक है ना, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ था, परसों गुज़श्ता दिन में क्या हुआ था, वो क्या हो गया, वो क्या है, वो वेदर है या मौसम है, ठीक है जी। इस तरह से ये वेदर को मैनिपुलेट करते हैं, वेदर की मॉडिफिकेशन करते हैं, तो उसके ज़रिए से वो जो बदलाव लोगों को दिखाई देते हैं वेदर में मॉडिफिकेशन करते हैं, जिसकी वजह से लोगों को क्या नज़र आता है कि भाई मुल्तान में ओले पड़ गए, मुल्तान में बर्फ़ पड़ गई, इस्लामाबाद में ईंट जैसी बड़ी बड़ी ओले गिर गए, जंगलों में आग लग गई, यूरोप में शदीद गर्मी पड़ रही है, ठीक है। ये मॉडिफिकेशन, ये वेदर मॉडिफिकेशन का नतीजा है, ये क्लाइमेट चेंज का नतीजा नहीं है। अच्छा चलें इनको आगे एक्सपोज करते हैं, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मोटी मोटी बात, ये क्लाइमेट का आपको पता चल गया, आपको वेदर का पता चल गया। अब ज़मीन का भी आपको पता होना चाहिए कि ज़मीन जो है ना वो उसको कुर्रों में तकसीम किया है। ज़मीन खुद एक कुर्रा है, फिर ज़मीन को 4 बड़े कुर्रों में या स्फेयर्स में या आप दायरों में तब्दील किया गया है। वो क्या है? वो पहला क्या है? जियोस्फेयर है, दूसरा हाइड्रोस्फेयर है, तीसरा एटमॉस्फेयर है, चौथा बायोस्फेयर है। जियोस्फेयर में क्या आता है? ये जो ठोस ज़मीन होती है ना, सॉलिड अर्थ लैंड, वो जियोस्फेयर होती है। हाइड्रोस्फेयर क्या होती है? पानी के जो ज़खायर होते हैं ना, ज़मीन के अंदर जो पानी के ज़खायर हैं, ज़ेर ज़मीन पानी है और फ़िज़ा में पानी है, वो आपका हाइड्रोस्फेयर है। फिर एटमॉस्फेयर क्या है? वो एयर है। एटमॉस्फेयर यानी कि ज़मीन की सतह से ऊपर वाला मकाम जो गैसों का मकाम है, इसमें पानी के छोटे ज़र्रे का भी मकाम है, और वो कश्श शक्ल की वजह से, और यानी कि ये अपना वहाँ पे ज़मीन की सतह से ऊपर वाला मकाम जो गैसों का मकाम है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है, ठीक है। और इसी एटमॉस्फेयर से सूरज की शुआएं गुजरकर ज़मीन पर पहुँचती हैं और एक्स्ट्रा हीट भी इसी मकाम से वापस ज़मीन से चली जाती है, ठीक है जी। और जो बुखारात है ना, यानी कि जब सूरज ज़मीन की सतह को गर्म करता है तो बुखारात भी फ़िज़ा में इसी स्फेयर से दाखिल होते रहते हैं। अच्छा, ये जो एटमॉस्फेयर है इसको हम फिर मज़ीद पढ़ते हैं, लेकिन बायोस्फेयर क्या है? लाइफ वाला कुर्रा है। अच्छा, बायोस्फेयर है, ठीक है, जिस पर बायोस्फेयर में क्या है? इसमें तमाम जानदार हैं नामी, जिसमें जानदारों की हड्डियाँ, बाकियात यानी कब्रों में पड़ी हुई जो हैं, या फॉसल्स जो हैं वो
वो सारे हड्डियाँ जो मिट्टी में दबी हुई भी हैं, पौधों जानवरों की, इंसानों की, और ज़िंदा जानवर, पौधे, इंसान, वो सारे बायोस्फीयर में आते हैं। ठीक है, अब ये आपने कितने स्फीयर देखे ज़मीन के? जियोस्फीयर आ गया सॉलिड अर्थ, हाइड्रो पानी वाला, एटमॉस्फेयर हवा वाला, बायोस्फीयर लाइफ वाला, लाइफ एयर वाटर और सॉलिड अर्थ। अच्छा, इसमें जो बायोस्फीयर है ना और एटमॉस्फेयर है, अगर बायोस्फीयर में कोई गड़बड़ी होती है ना तो वो एटमॉस्फेयर के अंदर तब्दीली आ जाती है, और एटमॉस्फेयर में जो तब्दीली आती है वो बायोस्फीयर को मुतासिर करती है। ठीक है ना, देखो एटमॉस्फेयर एक ऐसी जगह है ना जहाँ से सूरज की रोशनी ने गुजर कर आना है, गैसेस वाला है ये। ठीक है, और आपको पता है ज़िंदगी के लिए कितनी ज़रूरी है गैसेस में, यानी कि ऑक्सीजन और ये सब कुछ। ठीक है, तो कुर्रा हवाई जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो लाइफ वाला कुर्रा है, ये जो बायोस्फीयर है ना, ये बायोस्फीयर इन्हिसार करता है तीनों कुर्रों के ऊपर। यानी बायोस्फीयर के ऊपर जो ज़िंदगी है, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर आप कोई गड़बड़ी करोगे, या हाइड्रोस्फीयर वाटर के अंदर करोगे, या जियोस्फीयर में कोई गड़बड़ी करोगे, तो ज़मीन पर लाइफ ख़त्म हो जाएगी, बायोस्फीयर ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये लोग जो वेदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना, वो एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, कुर्रे हवाई में कर रहे हैं, वो हाइड्रोस्फीयर में भी कर रहे हैं, पानी में भी कर रहे हैं, वो जियोस्फीयर में भी कर रहे हैं, सॉलिड अर्थ में भी कर रहे हैं। तो लेकिन ये सारा कनेक्टेड है ना, हमें उन्होंने सैंडविच कर दिया है, बीच में एक सैंडविच की तरह रख दिया इंसानों को। ज़मीन पे इंसान रहते हैं, ठीक है, ज़मीन पे इंसान रह रहे हैं बायोस्फीयर में, ज़मीन के नीचे जो है जियोस्फीयर है, ज़मीन के ऊपर भी जियोस्फीयर है, फिर आपका हाइड्रोस्फीयर आ गया ज़मीन के ऊपर, फिर आपका एटमॉस्फेयर हवा आ गई। तो दरमियान में सैंडविच किया करके हम लोगों को मारना चाह रहे हैं। ठीक है ना, हर हवाले से। अब आप देखो कि वेदर मॉडिफिकेशन भी उनका एक वेपन है। अच्छा, वो वेपन वो इस्तेमाल कहाँ कहाँ से करते हैं? बेसिकली वो एटमॉस्फेयर में कर रहे हैं, हाइड्रो में कर रहे हैं और जियो में कर रहे हैं। अच्छा, अब ये स्फीयर आपको पता चल गए कि ज़मीन पर लाइफ जो है वो बायोस्फीयर में आती है, हवा जो है गैसेस एटमॉस्फेयर में, वाटर जो है वाटर बॉडी वो हाइड्रोस्फीयर है, और जियोस्फीयर में आपकी सॉलिड अर्थ है, अर्थ का क्रस्ट है, ये सारा जो है वो इसमें आता है। ठीक है जी, और ये इसमें मादनियात आपका लावा, पहाड़ सारे जियोस्फीयर में है। अच्छा जी, अब मैं एटमॉस्फेयर पे थोड़ा सा और आती हूँ, क्योंकि एटमॉस्फेयर को मज़ीद भी लेयर्स में तकसीम किया, क्योंकि वेदर मॉडिफिकेशन ज़्यादा एटमॉस्फेयर में हो रही है, इसलिए मैं चाहती हूँ एटमॉस्फेयर आपको समझ आना चाहिए। एटमॉस्फेयर जो है ना, इसको 5 तहों में तकसीम किया गया। माफ़ करना, पीछे थोड़ी सी नॉइज़ेज़ हैं क्योंकि साथ में कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है। जब मैं शुरू करती हूँ शुरू हो जाती है, पता नहीं, इट्स अ साइन कि डेवल जो है ना वो चाहता नहीं है, इब्लीसी निज़ाम, कि मैं ये चीज़ें आपको बताऊँ। कुछ ना कुछ हो जाता है। अब मैं आपको बता नहीं सकती कि कितनी हर्डल्स होती हैं, लेकिन मैं अल्लाह पाक मेरा साथ देता है और मैं उन हर्डल्स को अबूर करके पहुँच जाती हूँ आप तक, और ये पैगाम पहुँचाती हूँ। तो आप लोग का फ़र्ज़ है इसको सुने और आगे पहुँचाएँ। ठीक है ना, क्योंकि वेदर मॉडिफिकेशन बहुत तेज़ी के साथ ये वेपन इस्तेमाल हो रहा है आपके ख़िलाफ़, हमारे ख़िलाफ़। अच्छा जी, एटमॉस्फेयर को 5 तहों में तकसीम किया गया है। सबसे पहली तह जो है वो क्या है? ट्रोपोस्फेयर है। ये ज़मीन से शुरू होने वाली पहली तह है। इस पर जनाब इंसान सांस ले रहे हैं, पौधे, जानवर, परिंदे इसमें उड़ रहे हैं। ये ट्रोपोस्फेयर, ये फ़िज़ा, ये वो फ़िज़ा है जहाँ पर ये सब कुछ है। ठीक है, और हवाई जहाज़ भी ट्रोपोस्फेयर में उड़ते हैं। अच्छा, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर हवा बारीक हो जाती है, ठीक है ना, हल्की हो जाती है, ठीक है ना, फ़िज़ा में। फ़िज़ा की दूसरी लेयर ट्रोपोस्फेयर है, हल्की तह। फिर ठीक है, सॉरी, ट्रोपोस्फेयर है, हाँ जी। अच्छा, यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर फैली है, ट्रोपोस्फेयर से ऊपर हवा बारीक हो जाती है, जिसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, फिर तीसरी मीज़ोस्फेयर आती है, चौथी थर्मोस्फेयर आती है, और पांचवी जो है एक्सोस्फेयर आती है। ये 5 तहें जो हैं एटमॉस्फेयर की हैं, फ़िज़ा की हैं। ठीक है, और हम पहली तह के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये जो वेदर मॉडिफिकेशन वाले हैं ना, ये बाकी सारी तहों में गड़बड़ी कर रहे हैं। ठीक है ना, ये बाकी यानी कि कहाँ पहुँचे हुए हैं वेदर मॉडिफिकेशन वाले? ये स्ट्रेटोस्फेयर, मीज़ोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, इन सब में पहुँचे हुए हैं। ठीक है, और बेसिकली ये स्ट्रेटोस्फेयर और मीज़ोस्फेयर, इसके अंदर ये लोग मॉडिफिकेशन का काम जारी रखे हुए हैं। करते वो ज़मीन से हैं, लेकिन फ़िज़ा के अंदर
इस फ़िज़ा की इस तहों तक भी पहुँचे हुए, दूसरी और तीसरी तहों तक भी पहुँचे हुए हैं। ठीक है ना जी। वहाँ पे जाके मॉडिफिकेशन करते हैं, क्योंकि वहीं से सूरज की रोशनी गुजर के आती है, वहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये सारा चक्कर जब वहाँ पे ये लोग चलाते हैं तो उसका असर ज़मीन पर होता है, ज़मीन के मौसम पर होता है, और ज़मीन के मौसम में बादलों पर होता है, ज़मीन के दर्जा हरारत पर होता है। यही तो मॉडिफिकेशन है जो फ़िज़ा की दूसरी, तीसरी और चौथी लेयर में ये कर रहे हैं। अच्छा, पांचवी तह से आगे खिला शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको आप खिला कहते हैं, स्पेस कहते हैं। ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब यहाँ पर देखो, मैंने ये सारी आपको बता दिया कि 30 साल का वो कहते हैं कि अगर टेम्परेचर में तब्दीली जनाब आएगी तो आबो हवा चेंज हुई है। चलो मैं आपके साथ छोटे तो कुछ ममालिक के टेम्परेचर 30 साल के शेयर कर देती हूँ। वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट डाटा मौजूद है 1991 से 2020 तक का। अब मैं यहाँ पे चाइना का वो बताता है कितना 30 सालों में क्या हुआ है। ये 10 डिग्री सेंटीग्रेड और 10.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना चेंज आया है 30 सालों में? 0.5 का, ओनली 0.5। ठीक है जी, बड़ा है टेम्परेचर। चाइना जो इतना बड़ा सनती शहर है, मुल्क है, सॉरी। इसी तरह रशिया को आप देख लो 30 सालों में, उसके टेम्परेचर में क्या हुआ है रशिया में, वो क्या है कि वो उसमें क्या सिलसिला चल रहा है, उसमें उनका 26 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर वो कहते हैं कि 20, यानी कि उनका घट गया है, यानी कि उनका आप 20 यानी कि 26 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आप उसको देख लें तो या फिर वो, क्योंकि दो डाटाज हैं, मैं आपको दूसरा डाटा देती हूँ रशिया का। तो रशिया का जो है वो कहते हैं कि 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना, 27.3 डिग्री सेंटीग्रेड और 27.7 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ना ये। तो अब आप बताइए कि उसमें क्या तब्दीली आ गई है, 27.7 और 27.3, यानी कि कुछ कम हो गया है यहाँ पर, यानी कि टेम्परेचर जो है वो कम हुआ है रशिया का 30 सालों में, बड़ा है ही नहीं। चाइना का कितना था? 0.5 बड़ा था सिर्फ। पाकिस्तान में क्या है, जहाँ इतनी करप्शन हो रही है, यहाँ पर दर्जा हरारत 30 सालों के क्या हैं कि 22.14 डिग्री सेंटीग्रेड और फिर 24.6 डिग्री सेंटीग्रेड। अब पाकिस्तान में डाटा भी तो सही मिलता नहीं किसी भी चीज़ का, लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि 2 डिग्री का 30 सालों में फ़र्क पड़ा है। अब कितनी मॉडिफिकेशन इन्होंने की है, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप है जो मैंने जो है ना वीडियोस की बनाई है, किस तरह से ये लोग फ़िज़ा में स्प्रे कर रहे हैं। जिस एरिया में मैं रहती हूँ वहाँ पर जिसको कैम्प ट्रेल कहते हैं, वो कहते हैं हम यूँ इसलिए करते हैं कि आपका माहौल जो है वो ठंडा हो जाए, लेकिन वो माहौल ठंडा करने के लिए नहीं है। कैम्प ट्रेल्स वो जिस चीज़ के लिए होती हैं वो फ़िज़ा को आयोनाइज करने के लिए हैं, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं, उस पर भी हम बात करते हैं। तो पाकिस्तान का कुछ बड़ा हुआ आपको लग रहा है, आपको पता है पाकिस्तान किस कदर, जो असल दहशतगर्दी है ना, वो माहौलियाती दहशतगर्दी भी पाकिस्तान में हो रही है। अच्छा जी, फिर आगे चलो, ईरान जिसके ऊपर इतना ज़्यादा दहशतगर्दी होती है और अभी तक हो रही है, उसमें भी क्या है, उसमें भी जो है वो जो रिकॉर्डिंग है वो 1901 से देखें उस में रिकॉर्ड हुआ था 17.52 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और 2023 के अंदर 19.61, यानी कि 1901 का टेम्परेचर उनका 17.52 और 2023 का 19.61, तो थोड़ा सा इजाफा है। लेकिन ईरान के ऊपर वेदर मॉडिफिकेशन के अटैक बहुत ज़्यादा हुए हैं, उस पर मैं आगे बात करती हूँ, ठीक है। फिर थोड़ा सा इजाफा हुआ है लेकिन फिर भी। अच्छा, पैलेस्टाइन फ़लस्तीन जो भी अंडर अटैक, तो यहाँ पर आप देख लो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इसके ऊपर भी AI के वेपन से शदीद अटैक किए गए हैं पैलेस्टाइन पर। अच्छा, फ्रांस जिसका बड़ा शोर है आजकल, और वहाँ पे ये सारा यूरोप में गर्मी का, तो वहाँ पर आप देख लो क्या है कि 30 सालों में 30 साल पहले उनका 12.7 था, आज जो है 13 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कौन सा यहाँ पर तूफ़ान आ गया 1 डिग्री का। अच्छा, यूनाइटेड किंगडम उनको देख लो, UK को देख लो,
यूके जी 30 सालों में 9.88 और अभी जो है 10 है, तो कुछ पॉइंट का इजाफा हुआ है, ठीक है, यूके में टेम्परेचर में 30 सालों में। इसी तरह यूएसए में देख लो, ठीक है। अब यहाँ पर देख लो कि 1875 में, ठीक है, 1875 में अमेरिका का था टेम्परेचर, वो था कितना 52.5 फ़ारेनहाइट, यानी अगर इसको सेंटीग्रेड में देखो तो 11 डिग्री सेंटीग्रेड। और 2025 में इनका जो टेम्परेचर बना है वो फ़ारेनहाइट में अगर देखो, पहले फ़ारेनहाइट में कितना था, वो था 52.5 फ़ारेनहाइट और अभी 52.3 फ़ारेनहाइट, यानी 2 पॉइंट की कमी हो गई है टेम्परेचर में। अच्छा, इटली में देख लो, इटली में 16.5 डिग्री सेंटीग्रेड था 30 साल पहले, आज 17.5 डिग्री सेंटीग्रेड, तो थोड़ा सा इजाफा है। अच्छा, जापान में देख लें, जापान में क्या है कि 21.9 1875 में और 2025 में 22, यानी कि 21.9 को आप ले लें, 22 ही ले लें पूरा, तो 1 पॉइंट कुछ समथिंग का उसमें इजाफा हुआ है जापान में इतने सालों में। 1875 से लेकर अब तक यानी कोई इजाफा नहीं हुआ जापान, जो कहते हैं कि आबादी इतनी बड़ी, इंसान इतने ज़्यादा, वहाँ पे सनती तरक्की इतनी हुई है, लेकिन कोई उनका टेम्परेचर नहीं बढ़ा, कोई टेम्परेचर नहीं बढ़ा। इंडिया को आप देख लें, अच्छा इंडिया किस कदर मतलब आप क्या कहना चाहिए, किस कदर इंडिया पाकिस्तान दोनों गंदगी के लिहाज से आप देख लें बहुत आगे जा रहे हैं जी, तो माहौलियाती जिसको आप कह लें, तो उसमें क्या है उनका 24.81 और 30 साल पहले था और 25.37, यानी कि कोई तब्दीली नहीं है, आलमोस्ट नन, कोई टेम्परेचर में तब्दीली नहीं है 30 सालों में। तो आपने देखा कि कहते हैं कि आबो हवा 30 साल के टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। मैंने आपको 30 साल के टेम्परेचर बताए, अब आप मुझे ये बताओ 30 सालों में आपने कोई वाज़ेह तब्दीली देखी सिवाय ईरान, पैलेस्टाइन और ये आपके जो है ना पाकिस्तान, इस तरह की कंट्रीज़ में जिनके ऊपर कुछ अटैक आए हैं, ठीक है, तो ये वहाँ पे दिखाई दिए हैं कुछ थोड़ा बहुत, वो भी क्योंकि ईरान ने फिर काउंटर भी किया है ना, उसका मुकाबला भी किया है ये मौसमियाती तब्दीलियों के अटैक का। तो ये सारा सिलसिला हुआ जनाब, ये टेम्परेचर कोई नहीं बढ़े तो क्या मतलब हुआ कि क्लाइमेट चेंज के गुब्बारे से हवा निकल गई, अंजुम बुखारी ने हवा निकाल दी अल्लाह के फजल से। तो जब कोई आपको कहे तो आप उसको ये वीडियो दिखाएं और आप कहें कि वर्ल्ड बैंक क्लाइमेट डाटा वो खोलो, उसमें ये सारे टेम्परेचर आपको मिल जाएंगे, आपकी किसी भी मुल्क की ऑफिशियल वेबसाइट से उसके 30 साल के टेम्परेचर भी निकाल के देख सकते हो, आपको खुद पता चल जाएगा कि कोई इजाफा नहीं हुआ। तो फिर कौन सा क्लाइमेट चेंज हो गया भाई। अच्छा जी, फिर अभी आप कहेंगे, आपके जहन में आ रहा होगा कि अंजुम फिर ये इतनी गर्मी क्यों बढ़ रही है, ये फ्लड्स क्यों आ रहे हैं, ये साइक्लोन क्यों आ रहे हैं, ये बड़े बड़े ओले गर्मी में क्यों पड़ रहे हैं, स्मोक क्यों हो रहा है, सैलाब क्यों इतने, और जंगलात में आग लग रही है, जंगलात में टायर पिघल रहे हैं, पटड़ियाँ पिघल रही हैं, ये ख़बरों में दिखा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, ये क्या हो रहा है। देखो ये वारदात है किसी न किसी हफ्ते कुछ दिनों की, इसको किसी इलाके की मजमूई आबो हवा नहीं कह सकते, ये मौसम की सूरत हाल है, ये आबो हवा नहीं है। आबो हवा 30 साल तक अगर ऐसे ही रहे मुसलसल तो फिर वो उसकी आबो हवा बनती है, और फिर उसमें जो तब्दीली होती है उसको आबो हवा की तब्दीली कहते हैं। बहुत बड़ी तब्दीली हो, जैसे मैंने आपको कहा कि पंजाब की आबो हवा गर्म मरतूब से बदल कर सर्द और खुश्क हो जाए, फिर हम कहेंगे कि भाई पंजाब जो है ना वो मुल्तान मरी बन रहा है और गुजरांवाला मरी बन रहा है। ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये डे टू डे वाक़यात हो रहे हैं। अब ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं ना, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, ये वाक़यात जनाब इसलिए हो रहे हैं कि वेदर मॉडिफिकेशन हो रही है, वेदर इंजीनियरिंग हो रही है। ये जो इस्तिलाहात में इस्तेमाल कर रही हूँ ना, ये नोट करो, इस पर खुद सर्च करो, वेदर इंजीनियरिंग, वेदर मॉडिफिकेशन, ठीक है ना, इसके ऊपर आप काम करो, केमट्रेल्स, क्लाउड सीडिंग, इस पर काम करो, आपको पता चलेगा क्या है। अच्छा, मैंने आपको एटमॉस्फेयर की लेयर्स पढ़ा दी, ठीक है ना, तीसरी और चौथी और पांचवी तह जो है ना, उनके अंदर आयोनाइज्ड पार्टिकल होते हैं, ऐसे ज़र्रे जिस पर चार्ज होता है। सूरज की रोशनी जो है ना, ये इन्हीं तहों में से गुजर के आती है, यानी कि एटमॉस्फेयर की 5 तहों में से गुजर कर सूरज की रोशनी ज़मीन के बायोस्फेयर तक पहुँचती है, ठीक है ना जी।
ये जो आयोनोस्फीयर है ना, ये ज़मीन के ऊपर 48 किलोमीटर से शुरू हो जाता है, यानी 30 मील ज़मीन की सतह से ऊपर जाओ, वहाँ से ये शुरू हो जाता है। और उससे शुरू होने के यानी 48 किलोमीटर के आगे जो जितना इलाका है 965 किलोमीटर का, वो कहलाता है आयोनोस्फीयर कहलाता है, वो आयोनोस्फीयर कहलाता है। ये भी याद रखना है आपको कि आयोनोस्फीयर, ठीक है ना, ये आयोनोस्फीयर जो है ना वो क्या है। मैंने आपको एटमॉस्फेयर पढ़ाया, एटमॉस्फेयर के अंदर आयोनोस्फीयर है। आयोनोस्फीयर क्या है, तीसरी चौथी पांचवी तहों में जो तहें हैं ना फिज़ा की, वो मिलकर बनाती हैं आयोनोस्फीयर। तो मैंने आपको कहा ज़मीन के ऊपर 48 किलोमीटर से शुरू हो जाता है ये इलाका और 965 किलोमीटर तक जाता है। इसमें चार्ज्ड ज़र्रे होते हैं, ठीक है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जब सूरज जो है ना हाई एनर्जी रेडिएशन करता है ना इस इन लेयर्स में, तो क्या होता है, न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो है ना, न्यूट्रल एटम्स और मॉलिक्यूल्स से इलेक्ट्रॉन्स को ये सूरज की रेडिएशन बाहर निकाल लेती है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल लेती है न्यूट्रल एटम्स से और मॉलिक्यूल से। सूरज की रोशनी की रेडिएशन इतनी शदीद होती है कि उनसे एटम से और मॉलिक्यूल से जो न्यूट्रल होते हैं उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, इसलिए इस फिज़ा को आयोनाइज्ड कर देते हैं ये। अच्छा, ये कुदरती अमल है, ठीक है। ये फैलती ये जो आयोनोस्फीयर है ना, जो 48 किलोमीटर से 965 किलोमीटर है, ये फैलता भी है सिकुड़ता भी है सूरज की रेडिएशन की वजह से। अच्छा, ये कुदरती मैं बता रही हूँ। अब मॉडिफिकेशन क्या करती है वो अलग कहानी है। अच्छा, इसको 3 रीजन में मज़ीद तकसीम किया गया है, यानी इस आयोनोस्फीयर को वो कहते हैं कि 60 से 90 किलोमीटर को डी रीजन कहते हैं। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन होती है, यानी EMF बहुत हाई होती है, हाई पोटेंसी की हाई फ्रीक्वेंसी की लहरें होती हैं डी रीजन में। ये 60 से 90 किलोमीटर का इलाका है, जो 40 किलोमीटर से ऊपर शुरू है ना, तो 60 से 90 किलोमीटर ऊपर चले जाओगे तो वो हाई फ्रीक्वेंसी का इलाका है। फिर ई रीजन आता है डी के बाद, वो 90 से 150 किलोमीटर का इलाका है, ये मिडल लेयर है। डी रीजन लोअर लेयर थी, ई रीजन मिडल लेयर है। इसी तरह जो है एफ रीजन है, वो 150 किलोमीटर से ऊपर आ जाता है इलाका, ठीक है ना। और कहते हैं कि इसमें लो ऑर्बिट सैटेलाइट जो है वो एफ रीजन में होते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है एक आप 2 इस्तिलाहात आपको याद रखनी चाहिए, एक मियो और एक जियो। मियो क्या है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। इसमें जो रडार सिस्टम है, ग्लोबल नेविगेशन के लिए GPS सिस्टम है, वो काम करता है। जियो क्या है, ये आपका स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट है, ठीक है ना। ये 35,000 किलोमीटर की बुलंदी से शुरू होता है और इस पर यानी कि पर मौजूद होता है। और इसमें कम्युनिकेशन के लिए वेदर के सैटेलाइट वो सारे जो है वो जियो जो स्फीयर है और उसके अंदर होते हैं, और इस तरह मियोस्फीयर है। तो ये दोनों इलाके जो हैं वो 35 तकरीबन 1000 किलोमीटर की बुलंदी से शुरू हैं, और इसके अंदर ये सैटेलाइट्स और रडार सिस्टम सारे काम करते हैं और GPS के सिस्टम काम करते हैं। तो आयोनोस्फीयर जो है ना, जो फ़िज़ा की तीसरी चौथी लेयर में है, वो उसमें मैंने क्या कहा, फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। अगर आपने तेज़ GPS, आप कहते हैं तेज़ इंटरनेट चाहिए, तो इसको आयोनाइज करना होगा, बहुत तेज़ी के बहुत ज़्यादा एक्टिव करना होगा। किनको, फ़िज़ा की तीसरी और चौथी लेयर को बहुत एक्टिव करना होगा, हाइपर एक्टिव करना होगा। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर बॉयल होता है ना, तो इसलिए इस तह को बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन को घुमाना होगा। तो इस लेयर का दर्जा हरारत अल्लाह ताला ने नहीं, हम लोगों ने ज़मीन पर सिस्टम लगा के जो फ्रीक्वेंसी ऊपर भेजते हैं और ऊपर तीसरी और चौथी लेयर के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन को गर्म कर देती है, इंतहाई गर्म। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर जो है वेदर मॉडिफिकेशन के आलात से हम बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तीसरी और चौथी लेयर में ये टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा बढ़ जाता है। किन आलात की वजह से, जिसमें से मैं एक का जिक्र करूँगी आगे, यहाँ पर मुख्तसर कर रही हूँ, हार्प, ठीक है ना। क्या है, हार्प का सिस्टम है, जिसकी वजह से वो ये इस टेम्परेचर को तीसरी और चौथी लेयर में
बढ़ा देते हैं। ठीक है ना। हार्प जो है हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम है, ठीक है, जो अलास्का अमेरिका में लगाया गया है। ये क्या करता है, तीसरी चौथी लेयर में एटमॉस्फेयर की आयोनोस्फेयर में फ्री इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा गर्म कर देता है, इंतहाई गर्म कर देता है कि वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो जब हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, तो जब मैंने आपको बताया कि बहुत तेज़ी से हाइपर एक्टिव होते हैं, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी को बेहतर तौर पर ज़मीन पर भेज सकते हैं। ज़मीन के कोने कोने में आपको इंटरनेट बहुत शानदार मिलेगा, ठीक है ना जी। तो इसको वो आयोनाइज कर देते हैं, और इस आयोनाइजेशन की वजह से, शदीद किस्म की आयोनाइजेशन की वजह से ज़मीन के जो टेम्परेचर हैं उन पर भी फ़र्क पड़ता है। ज़मीन के बादल जो हैं, आपको पता है कि बादल क्या है, चार्ज्ड होते हैं ना। बिजली कब चमकती है, जब वो टकराते हैं आपस में, तो चार्ज्ड है ना क्लाउड्स, तो उन क्लाउड्स को, चार्ज्ड क्लाउड्स को पीछे घटाने में, बढ़ाने में इस आयोनाइज्ड लेयर का बहुत अमल दखल है। तो जब टेम्परेचर वहाँ बढ़ा देंगे, तो उस लेयर के अंदर वो बादलों को आगे पीछे करने में भी, और इसके अलावा उन वहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होंगे ना, जो ज़र्रे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके ऊपर जब हम शदीद रेडिएशन करते हैं, जो ज़मीन से हम कर रहे हैं हार्प से, तो होगा क्या, उस नतीजे में वो जो ज़र्रे हैं ना, वो बहुत तेज़ी के साथ अपना रुख तब्दील करके किसी इलाके की तरफ कर लेंगे। वो एक तरह से एक लेंस का काम करते हैं, जैसे कि आपने फ्रांस की तरफ उनको डाइवर्ट कर दिया, उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन सूरज की शुआओं को मुनक्किस करने का, ज़मीन पर भेजने का काम कर रहे हैं। वो अगर आपने उनकी स्पीड और उनकी सिमत बदल दी ना, तो फिर वो जिस इलाके की तरफ आप करेंगे, उस इलाके पर वो रेडिएशन करेंगे। आपने 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर टेम्परेचर कर दिया है, तो जब वो ज़मीन तक पहुंचेगा तो टेम्परेचर 40 तक तो फ्रांस का बढ़ाएगा ना, फिर इस्लामाबाद का भी 42 तक बढ़ाएगा। तो ये डिपेंड करता है कुछ दिनों के अंदर, कुछ दिनों में वो ऐसा अटैक कर रहे हैं। आप देखिएगा कुछ दिन के बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। वो कंटिन्यूसली इसको नहीं कर सकते, क्योंकि वो करेंगे तो फिर फ़ौरन ऐसी तब्दीली आएगी कि ज़मीन के ऊपर पूरी ज़मीन पिघलना शुरू हो जाएगी। तो वो एक, जब तक ट्रांसह्यूमनिज़म का एजेंडा पूरा नहीं हो जाता ना, तो वो उतना ही मसाला डालेंगे जितनी हांडी अभी पकानी है, जितनी खानी है। तो उसके हिसाब से वो कार्रवाई कर रहे हैं और लोगों को बावर करवा रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है। जब लोग इस पे आ जाएंगे ना, ये क्लाइमेट चेंज है, ये नेचुरल है, क्लाइमेट चेंज है, तो फिर वो अगली वारदात डालेंगे, ठीक है ना, जिसमें वो नेट ज़ीरो, और हमें जो है वो सब्ज़ियां भी हुकूमत प्रोवाइड करेगी, और गोश्त भी आर्टिफिशियल गोश्त होना चाहिए, लेबॉर्ट्री बेस्ड। जैसे कि आप देख रहे हो कि सब्ज़ियों की हाइब्रिड नस्लें, जानवरों की हाइब्रिड नस्लें, हाइब्रिड क्या है, हाइब्रिड ऑर्गेनिक नहीं है। वो अपनी अगली नस्ल में वो नहीं दे सकते जो पहली नस्ल में उनकी होता है। इसीलिए किसान को हर साल नया बीज खरीदना पड़ता है हुकूमत से। वो अपने बीज बचाकर उन्हीं बीजों में से अगली उतनी नस्ल नहीं हासिल कर सकता। ये जुल्म है जो किया गया है। देसी चीज़ें ऐसी नहीं होती हैं। अल्लाह ताला ने एक गंदम के दाने से 7 बालियाँ निकाली हैं। हर बाली के अंदर कितने कितने दाने हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये इन्होंने हाइब्रिड कर दिया। हाइब्रिड से आप उतनी फसल दोबारा नहीं ले सकते, इसलिए आपको हर बार जनरेशन फर्स्ट का बीज लेना पड़ता है ताकि आप उतनी मिकदार में दोबारा फसल हासिल कर सको। इसी तरह ये इंसानों को भी हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, उसको ट्रांसह्यूमनिज्म, इंसानों को हाइब्रिड। अब आप देख लो इंसानों के कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल, आप मुझे बताइए। आबादी का रोना रोते हैं, आबादी घट गई है। आप लोग रिसर्च नहीं करते हो। पंजाब की आबादी घट गई है। जिस इलाके में इन्होंने वैक्सीनेशन शदीद तरीन की है ना, वहाँ पे हर घर के अंदर सिर्फ 2 बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा 3, और वो भी डिफेक्टेड बच्चे हैं। बच्चों को ऑटिज़म हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो ये क्या क्वालिटी है इंसानों की, ये ट्रांस ह्यूमनिज्म की तरफ ये ले जा रहे हैं, आबादी को घटा रहे हैं और हमें कह रहे हैं आबादी बढ़ रही है। इसीलिए मैं कहती हूँ खुद रिसर्च करो, ठीक है ना जी। तो आगे चलते हैं। तो ये क्या हो रहा है कि ये लोग आयोनोस्फीयर में फ्री इलेक्ट्रॉन की स्पीड को भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनसे
एक मुनक्किस करने का, हीट को मुनक्किस करने का किसी ख़ास इलाके की तरफ, वो काम भी ले रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रही हूँ, मैं आगे जाके उस बंदे का आपको नाम बताऊँगी जिसकी पूरी ज़िंदगी इसी काम पर गुजर गई है जनाब, हार्प को एक्सपोज करने में और ये आयोनोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने वाले निज़ाम जो इंसानों ने बनाए हैं उसके ऊपर उसका सारा काम है। ठीक है ना जी। तो इसी तरह से आप देखो, ये जब ये सारा सिलसिला होता है, जब आयोनोस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ता है, रेडिएशन होती है, यही रेडिएशन वो ज़मीन के ऊपर भी, अच्छा वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने और फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा करने का इनको फ़ायदा ये है कि जीपीएस के सिस्टम भी एक्टिव होंगे। ये जो 5G है ये भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना, ये हमें इसीलिए नुकसान पहुंचाती हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो हम वाटर कंटेंट है, तो वाटर के ऊपर आप रेडिएशन करें तो वाटर के मॉलिक्यूल की तब्दीली हो जाती है, उसकी शक्ल, उसकी हैयत, सब कुछ। इसी तरह डीएनए के अंदर जो कंटेंट्स हैं वाटर मॉलिक्यूल की शक्ल में है, वाटर की शक्ल में है, लिक्विड की शक्ल में है, उन सब पर ये रेडिएशन कीजिए तो फिर असरात देखिए कि क्या होते हैं, वो अपनी शक्ल तब्दील करते हैं, अपने काम तब्दील करते हैं। तो यही सब कुछ तो हो रहा है जो मैंने ऑप्टोजेनेटिक्स और आपको मैंने बताया कि आप उसमें जाइए, ऑप्टोजेनेटिक्स और ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, इस दोनों चीज़ों को देखिए। तो रेडिएशन जो है वो जो आयोनोस्फेयर में कर रहे हैं उसका इंसानों की ज़मीन पर सेहत असरअंदाज उनसे गहरा ताल्लुक़ है। यानी जो जीपीएस सिस्टम हमने मोबाइल की यहाँ लगा रखी है और जो आयोनोस्फेयर में हम तब्दीलियाँ कर रहे हैं, वो माहौलियाती तब्दीलियों के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो उसका बायस बन रहे हैं, और इसके अलावा वो हमारे सेहत के ऊपर भी असरअंदाज हो रही हैं। अच्छा जी, देखिए, एक ये लोग अपने बयानिए जो है ना बड़े बड़े अखबारों में छापते हैं मौसमियाती तब्दीलियों की। ये जो गार्डियन अखबार है, बड़ा अखबार है ना, ये तो काफ़ी देर से क्लाइमेट चेंज का एजेंडा चला रहा है। तो पहले इसका एक आर्टिकल है कुछ सालों का पहले का, आप सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, आप पढ़ भी सकते हो कि क्लाइमेट कहता है एंड गेम, कहता है क्लाइमेट एंड गेम। आगे क्या कहता है कि रिस्क ऑफ ह्यूमन एक्सटिंक्शन डेंजरसली अंडर एक्सप्लोर्ड। ठीक है ना, कहता है कि भाई इतना ख़तरनाक इंसानों की नस्ल तबाह हो रही क्लाइमेट चेंज की वजह से। ओ भाई, क्लाइमेट चेंज नहीं, क्लाइमेट मॉडिफिकेशन की वजह से हो सकता है। अच्छा जी, फिर वो कहता है साइंटिस्ट से देयर आर एम्पल रीजन्स, ठीक है, टू सस्पेक्ट ग्लोबल हीटिंग। ठीक है ना, और वो कहता है कि साइंटिस्ट से देयर आर एम्पल रीजन्स टू सस्पेक्ट ग्लोबल हीटिंग कुड लीड टू कैटास्ट्रोफ। यानी कि ये जो ग्लोबल हीटिंग है, बहुत सी वजूहात हैं जिनके ऊपर हमें जिनकी वजह से हमें ये जो हमें ये बावर करवाती हैं कि ये ग्लोबल हीटिंग जो हो रही है ये इंसानों की नस्ल कुशी हो जाएगी सारी। ठीक है, अच्छा, अब आप कहेंगे साइंसदानों ने कहा है, आर्टिकल गार्डियन में छपा है तो सही होगा। भाई, गार्डियन को चलाने वाले भी वही हैं। मैंने इसीलिए तो खाजरियन माफिया को बेनकाब किया था पहले ब्लड लाइंस की रिसर्च में, आप जाकर देखो जनाब। कोविड का ड्रामा भी साइंसदानों ने किया था, यहाँ पर भी साइंसदान ये आपको माहौल का बता रहे हैं, तो आप कितना एतबार करोगे, खुद रिसर्च करो। अच्छा जी, फिर इन्होंने एक और गार्डियन में कर दिया कि 26 जून 2026 को ये छपा है, कहते यूरोपियन हीट वेव इज़ वर्स्ट एवर एंड इम्पॉसिबल विदाउट क्लाइमेट क्राइसिस। साइंटिस्ट से वो कहते कि जनाब इतनी हीट वेव आई हुई है जो क्लाइमेट क्राइसिस के बगैर नहीं हो सकती, यानी कि क्लाइमेट का क्राइसिस पैदा हो गया। वाह भाई वाह। अच्छा, अब देखो उन्होंने हवाले क्या दिए हैं। वो कहते हैं कि यूके में दर्जा हरारत जो है ना उसका हवाला दिया, कहते हैं कि 36.7 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं हवाला देकर कहा गया है। फिर यूरोप की गर्मी से होने वाली अमवात के हवाले दिए हैं। फिर अब देखो यहाँ पर ये लोग गर्मी से मरने वाले लोगों का बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ यूरोप में सर्दी से लोग ज़्यादा मरते हैं सालाना। वो कभी बताया है इन्होंने? वो नहीं बता रहे। तो वो नहीं बता रहे, गर्मी से बता रहे, इसका मतलब क्या है? बयानियाँ चला रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। पीछे कुछ और कर रहे हैं, खुद बढ़ा रहे हैं टेम्परेचर आयोनोस्फेयर का।
खुद हीटिंग कर रहे हैं ज़मीन के ऊपर, और यहाँ से हमें कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तुम लोग आबादी में ज़्यादा हो, तुम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा छोड़ रहे हो हवा में, नाइट्रोजन ज़्यादा छोड़ रहे हो, इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तुम लोग को गाड़ियाँ बंद करनी पड़ेंगी, घरों में बैठो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाओ, ठीक है ना जी। ये पेट्रोल की गाड़ियां हम बंद कर रहे हैं। अब देखो पेट्रोल के ऊपर इन्होंने करने के लिए ये वार, ईरान और ये सारी वॉर का जो सिलसिला हरमूज वाला डाला है, ताकि पेट्रोल का भी क्राइसिस आए, कभी बढ़ा देते हैं कभी घटा देते हैं, यानी दुनिया को इस खप में डाल दिया इन्होंने। अच्छा जी, इन्होंने फिर एक अथॉरिटी भी बनाई है। तो ये गार्डियन अखबार को मैंने कहा ना कि देखे, सर्दी के वो नहीं बता रहे अमवात, वो ज़्यादा हैं गर्मी की अमवात से। तो फिर वो क्लाइमेट क्राइसिस फिर मतलब क्या हुआ, मतलब कि सिर्फ गर्मी से लोग मर रहे हैं, सर्दी से भी मर रहे हैं, वो तो ज़्यादा मर रहे हैं। तो फिर उसको वो फिर क्लाइमेट चेंज नहीं है, सिर्फ गर्मी से होती है। अच्छा, तो अब देखो इन्होंने एक अथॉरिटी भी बनाई है, इसी माफिया ने, खाजेरियंस ने, जिन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा बनाई हैं, बाकी इदारे बनाए हैं, उन्होंने दुनिया के और आलमी इदारे भी बनाए हैं। उसमें से एक इदारा है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन, WWA। अब ये क्या करता है, यही तो सारे फसाद करवाता है, ऐसी चीज़ों को, ऐसी रिसर्चेस को, ऐसे अखबारों को फ़ंड देना, ऐसी रिसर्चेस करवाना। अच्छा जी, अब इनका मौक़िफ़ क्या है, वो कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, दर्जा हरारत इसकी वजह से बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनके पास ज़ाहिर साइंटिस्ट भी हैं, एक थियोडोर इनके डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं कि जनाब हालिया गर्मी की लहर जो यूरोप में आई है और यूरोप को इसने मुतासिर किया, पहले ऐसे नहीं था। अच्छा जी, अब पहले देखो कि ये डॉक्टर थियोडोर जो है ना, जो WWA के हैं, ये कहाँ से इनका ताल्लुक़ है। ये इंपीरियल कॉलेज लंदन की मौसमियाती रिसर्च के एसोसिएट हैं, ठीक है। अब याद रहे कि इसी इदारे ने कोविड का जाली पेंडेमिक में बहुत अहम किरदार अदा किया था। लंदन के इंपीरियल कॉलेज ने कोविड वायरस की तस्वीरें शाया कर दी, उसका DNA नहीं मिला था अभी तक, तस्वीरें भी निकल आई, मतलब इमेजेस निकल आई, डायग्राम्स निकल आई, फिर डाटा अभी तक बात शुरू नहीं हुई, डाटा पहले से कंप्यूटर से छप छप के निकल रहा था। बात ये होती है ये लोग कंप्यूटराइज्ड कर देते हैं, AI के अंदर उन्होंने पूरा सिस्टम कर दिया होता है, फिर एल्गोरिथम के तहत मखसूस एल्गोरिथम सेट कर देते हैं, उस एल्गोरिथम के तहत जहाँ कहीं तब्दीलियाँ आती हैं वो डाटा उसमें फीड होता रहता है, और फिर बटन दबाते हैं, 10 साल की प्रिडिक्शन ले लेते हैं, 15 साल की पेशन गोई ले लेते हैं, 20 साल की पेशन गोई ले लेते हैं। इस तरह नहीं होता कि 20 साल की पेशन गोई आपने जो है ना 1 साल की मौसम में तब्दीली की बुनियाद पर रख दी। तो ये कर रहे हैं, AI से इतने इतने सालों के डाटा लेकर पेशन गोइया करके लोगों को क्लाइमेट चेंज के अंदर इन्होंने डाला हुआ है चक्कर में। ये भी एक चक्कर है। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने कोविड का चक्कर चलाया, ये वही लोग हैं जो अभी क्लाइमेट का चक्कर चला रहे हैं, WWA वाले। अच्छा जी, अब ये जो है ना, ये बहुत से और भी इसके साथ मिलकर इदारे काम करते हैं। ये इंपीरियल कॉलेज सिर्फ नहीं करता WWA के साथ, ये रॉयल नीदरलैंड मेट्रोलॉजिकल इंस्टीट्यूट वो भी काम करता है इनके साथ, प्रिंसटन यूनिवर्सिटी करती है, रेड क्रॉस करता है, US नेशनल सेंटर फॉर एटमॉस्फेरिक रिसर्च इसके अंदर हिस्सा डालता है, ठीक है। ये सारे इसके अंदर WWA के साथ शामिल हैं। अच्छा जी, फिर मौसमियाती तब्दीली पे इसीलिए ये ऊट पटांग बयानियाँ बनाते हैं और रिसर्चेस डालते रहते हैं, और आप जो है ना TV पे बैठ के और इन बयानियों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा जी, फिर क्या है, अगर इनकी फ़ंडिंग को चेक करो कि ये WWA को फ़ंडिंग कौन देता है, क्योंकि जब पैसा होगा तो ये आगे चलेंगे, मतलब अपना ये बयानिया क्लाइमेट चेंज का चढ़ाएंगे। अच्छा, इनको फ़ंडिंग कहाँ से आती है, इनको यूरोपियन क्लाइमेट फाउंडेशन देती है, ग्रैंथम फाउंडेशन देती है, और इस तरह जो है ना इसके अलावा इनको जनाब एक जो बिजनेसमैन जिसका आपने नाम भी सुना होगा, वर्ल्ड रेनाउंड है, जेफ बेजोस, वो भी देता है, अर्थ जो है ना फाउंडेशन के ज़रिए इनको फंडिंग करता है, ठीक है। तो ये बयानियाँ चलाते हैं कि जनाब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है, इस वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, नाइट्रोजन बढ़ गई है इसलिए टेम्परेचर बढ़ रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अच्छा, फिर ये कहते हैं कि भाई हमें नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस 2050 तक चाहिए। नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस ये क्या है, यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट जो ज़मीन का है ना, ग्रीन हाउस कहते हैं उसको हैं कि गैसेस ज़मीन से जा नहीं रही खिला में वापस, यानी जो ज़मीन जब ठंडी हो जाती है ना, रात के समय ठंडी हो जाती है, दिन को जितनी गर्मी खाई होती है तो वो एक्सेसिव गर्मी या जो गैसेस होती हैं वो फ़िज़ा में वापस भेज देती है। ये कहते हैं ऐसा नहीं हो रहा,
तो वो कहते हैं इसलिए हमें इन गैसेस को ख़त्म करना होगा, नेट ज़ीरो, हमें नेट ज़ीरो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट चाहिए। ये इफ़ेक्ट जो गैसों का जो वापस नहीं हो रहा और ज़मीन को गर्म कर रही है, ये गैसेस, ये हमें ज़ीरो चाहिए, ज़ीरो चाहिए 2050 तक। और उनमें पता है कौन कौन सी गैसेस हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है पौधों के लिए ज़रूरी है, पौधे इसको लेते हैं, पौधों की ऑक्सीजन है ये, ठीक है। पौधे जब नहीं होंगे तो आप ख्याल करें तो क्या होगा, ये ज़ीरो चाहिए इनको कार्बन डाइऑक्साइड। इनको नाइट्रोजन भी ज़ीरो चाहिए, नाइट्रोजन से खादें बनती हैं, खादें होती हैं, तो वो जो है पौधे इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह नाइट्रोजनी मवाद जो है वो दिया जाता है, उससे वो पौधे जब बनेंगे तो वो भैंसें खाएंगी, गायें खाएंगी, बैल खाएंगे, फिर उनसे हम मीट उनका हमें मिलेगा। तो ये सिस्टम है, इकोसिस्टम है। जब नेट ज़ीरो कर दोगे तो इकोसिस्टम ख़राब हो जाएगा, जो अल्लाह ताला ने फूड चेन बनाई है सारी ख़राब हो जाएगी। ये फूड चेन को क्यों ख़राब करना चाहते हैं? ताकि फूड चेन जो पहले इनके पास है ना, शुगर मिल ले, आटे की मिल ले, दूध के डब्बे, अब ये चाहते हैं कि ये पौधे भी यही उगा लें फैक्ट्रियों के अंदर, जानवर भी इनके अपने ही फैक्ट्रियों में हो, बनने तो शुरू हो गए हैं हाइब्रिड, तो वो अपने हों इनके, तो वो गवर्नमेंट के हों, तो वहीं से सब कुछ सिलसिला चले। तो इंडिपेंडेंट लोगों का जो फूड चेन है उसको भी तबाह करना चाहते हैं। तो ये करने के लिए उनको क्लाइमेट चेंज का एजेंडा चला रहे हैं। जब क्लाइमेट चेंज पे यकीन करोगे तो फिर वो कहेंगे जनाब जी चलो नेट ज़ीरो करो 2050 तक। ये सबको ऑर्डर मिला हुआ है, ये आपके पंजाब की वज़ीर आला हो या किसी और सूबे की हो, वो सब नेट ज़ीरो चला रहे हैं, किसी ना किसी हवाले से चला रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रिक आपको बसों के अंदर बिठाया हुआ है बड़ी बड़ी बैटरियों पर रेडिएशन वाली, तो या छोटे छोटे प्लास्टिक के स्कूटर जो दिए हुए हैं जिनकी बैटरियां एक दफ़ा ख़त्म हो गई तो दोबारा आपने लेने के लिए आपको फिर उसकी कीमत पूरी देनी पड़ेगी। तो ये लोगों को ख्याल नहीं आ रहा कि सस्ते के चक्कर में वो किधर चल निकले हैं, ठीक है। तो ये सारा सिलसिला इन्होंने नेट ज़ीरो के अंदर डाला हुआ है कि हम कार्बन को, नाइट्रोजन को, इन चीज़ों को नेट ज़ीरो कर रहे हैं। तो आप देख लीजिए जब ये लोग मौसम की अटैक करेंगे ना, ज़मीन के ऊपर कर रहे हैं, तो जहाँ फ्लड लेकर आते हैं तो वहाँ फ्लडिंग में क्या होता है, फ्लैश फ्लडिंग में ज़मीन की ऊपर की लेयर दूसरी लेयर, पहली लेयर बर्बाद हो जाती है जिन पे आपने सब्जियाँ उगानी है। तो ये लोग कर रहे हैं इकोसिस्टम को, आपकी फूड चेन को बर्बाद कर रहे हैं इस क्लाइमेट चेंज से। अच्छा जी, तो ये नेट ज़ीरो इनको 2050 तक चाहिए, इन इबलीस के कारिंदों को। अच्छा जी, तो देखो ये लोग एजेंडा इनका यही था। मैंने कहा कि वो कहते हैं कि कार्बन नाइट्रोजन जब बढ़ते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है तो टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन मैं आज आपको ये बता रही हूँ, इस बात को याद रखो कि टेम्परेचर बढ़ता है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। अगर ये लोग ज़मीन का दर्जा हरारत किसी इलाके का बढ़ाएंगे ना तो कार्बन डाइऑक्साइड उधर ज़्यादा हो जाएगी, लोग सफोकेशन फील करेंगे। तो ये कहते नहीं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा। अजीब मंतक है भाई, टेम्परेचर बढ़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है। ये इन्होंने, अगर आप देखो, ये एक अल्लाह ताला का कुदरती निज़ाम है कि समंदर जो है ना, समंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर जज़्ब करता है। कार्बन डाइऑक्साइड कभी ज़्यादा नहीं होती, और समंदर 800 साल का अरसा लेता है गर्म होकर कार्बन डाइऑक्साइड को फ़िज़ा में दोबारा कुछ शामिल करता है। जब समंदर गर्म होता है ना, उस हद तक गर्म होने में कि जब वो कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा छोड़े फ़िज़ा में, तो वो 800 साल लेता है। बाकी सालों में वो क्या करता है, 800 साल तक वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले रहा होता है। जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फ़िज़ा में इसलिए नहीं होती क्योंकि समंदर अपने अंदर ले रहा है, अपने अंदर ले रहा है। तो 800 साल लगते हैं समंदर को उस टेम्परेचर तक पहुंचने में जब वो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार दोबारा फ़िज़ा में छोड़ता है। तो कभी कार्बन डाइऑक्साइड हवा में ज़्यादा नहीं होती फ़िज़ा में, इसलिए मतवाज़न रहती है। अब ये लोग कैसे कह रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है? समंदर 3 हिस्से आप देखिए पानी के हैं, तो वो इतनी बड़ी मिकदार में वो बैलेंस कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये कैसे कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई तो टेम्परेचर बढ़ गया? ऐसा नहीं है, ये गलत कह रहे हैं। एक रिसर्चेज़ हैं, आप खुद जाके देखो, आई स्कोर रिसर्चेज़ उनको कहते हैं। उनके अंदर वो बताते हैं, साइंटिस्ट बैठे हुए हैं उधर भी, आई स्कोर, ICECORE, आई स्कोर रिसर्चेज़ के नाम से रिसर्चेज़ हैं। इसमें वो बताते हैं कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो तब कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है, ठीक है ना।
तो आप देखो कि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी ही नहीं है तो क्लाइमेट चेंज भी नहीं हुआ। पहले मैंने क्या बताया कि दर्जा हरारत भी नहीं बढ़ा, ठीक है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ी। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ी, टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ी। तो जब पहले मैंने आपको बताया 30 साल के टेम्परेचर, तो उसमें टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं है, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बढ़ गई? इन्होंने उल्टा फेरा हुआ है, कहते कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा है। भाई टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा, उस तरह से भी ये ज़ीरो है, और टेम्परेचर के बढ़ने से कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है। तो ये है सिलसिला, और वो टेम्परेचर भी नहीं बढ़ा। तो मौसमियाती तब्दीलियों के इनके बयानिए जो है ना गलत हैं। अच्छा, आई स्कोर रिसर्चेज आप पढ़ लो। अच्छा, अब मैं कहती हूँ कि वेदर मॉडिफिकेशन जो है ना, वेदर वेपनाइजेशन है। मौसम को आप हथियार के तौर पे इस्तेमाल करो, आबो हवा को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग। देखो, इसका पहला तजुर्बा अमेरिका ने 1967 और 1972 में किया था। ऑपरेशन, इसको कहा था ऑपरेशन पोपाए, मौसमियाती उतार चढ़ाव का ये ऑपरेशन था, ठीक है ना। इसमें वियतनाम की, जब अमेरिका जंग कर रहा था ना वियतनाम के साथ, तो उन्होंने क्या किया कि हवाई जहाज़ के ज़रिए बादलों पर, मॉनसून का सीज़न था वियतनाम में, तो उन्होंने बादलों के ऊपर सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड का स्प्रे कर दिया। और फिर क्या हुआ, बाद इसको कहते हैं क्लाउड सीडिंग, वो कर दी इन्होंने। फिर क्या हुआ, बादल भारी हो गए और भारी मिकदार में बारिश हुई, सैलाब आ गया बहुत ज़्यादा वियतनाम के अंदर। और सैलाब जब ज़्यादा हुआ तो आपको पता है कि फिर कम्युनिकेशन जो सामान पहुंचाने की फ़ौजियों की होती है, फ़ौजियों का आमद रफ्त, वियतनाम के फ़ौजियों की वो मुतासिर हुई और अमेरिकन आर्मी ने उनको पकड़ पकड़ के मारा। तो ये सिलसिला जो है, ये इन्होंने वेदर को इस्तेमाल किया, ये ऑफिशियल है, इनकी हुकूमत ने खुद माना है इस बात को कि ऑपरेशन पोपाए हमने 1967 से 1972 तक चलाया था। अब ये कहते हैं फिर बहुत शोर मचा, फिर लोगों ने इस पर पाबंदी लगवाई, लेकिन पाबंदी क्या लगवाई कि अभी अलास्का के अंदर जो है हार्प का सिस्टम पूरा लेके बैठे हुए हैं ये लोग, ठीक है ना। अभी जहाज़ों से छिड़कते हैं कहीं कहीं पर, लेकिन इसके जिसको कैम ट्रेल्स कहते हैं, कैम ट्रेल CHEMTRAIL, कैम ट्रेल कहते हैं, क्लाउड सीडिंग कहते हैं। ये आप लोग पढ़ो, मेरे पास एक वीडियो भी है क्लाउड सीडिंग की, यहाँ हमारे इलाके में कर रहे थे, वो मैंने नोट की हुई है, मैं शायद शॉर्ट्स में डाल दूँ या अलग से डाल दूँ, तो आप उसको भी देख लेना, जो मैंने खुद बनाई हुई है। अच्छा, अब ये जो वियतनाम में इन्होंने ऑपरेशन किया था, उसका मोटो क्या था, मेक मड नॉट वार, कि कीचड़ बनाओ, जंग मत करो। अब वो जंग ही थी ना, कीचड़ उन्होंने कर दिया, वो सारा सैलाब कर दिया, बादलों पे छिड़क कर ज़्यादा बारिश कर दी ऑपरेशन पोपाए में, और चलते बने। अच्छा जी, और आपको पता है कितनी ख़तरनाक है सिल्वर आयोडाइड और लेड आयोडाइड, ये इंसान की समात, इंसान के दिमाग की कारकर्दगी, इंसान के बोलने का अमल, इंसान का निज़ाम हाजमा बर्बाद कर देते हैं उसको। तो ये इन्होंने किया, और आप सोचिए कि उसके पानी में वियतनाम की फसलों के ऊपर, लोगों के ऊपर क्या असरात हुए होंगे, कितने जालिम हैं ये लोग। ऑपरेशन पोपाए और अब तक कर रहे हैं। अच्छा, ये वेदर वारफेयर है ना, वेदर को इस्तेमाल कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन को। जब उसके नतीजे में कोई गड़बड़ी आती है तो कहते हैं वेदर मॉडिफिकेशन हो गई, सॉरी ये क्लाइमेट चेंज हो गया। कितने चालाक हैं ये, कितने मक्कार हैं ये। अच्छा जी, अब देखें कि ये 100 साल से ऐसा कर रहे हैं। कुछ कहते हैं कि ये 40 से 50 साल हो गए हैं इसको करते हुए। कुछ कहते हैं, US जनरल को सुना है कि वो कह रहा है कि वो 100 साल से ये काम कर रहे हैं, ठीक है जी। मौसमियाती तब्दीलियों का रोना शुरू कर देते हैं ये, डिसरप्ट करके मौसम को, ठीक है ना जी। अच्छा जी, अब क्योंकि ट्रांस ह्यूमनिज़म का सारा एजेंडा है। अच्छा, इनके हार प्रोग्राम को जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हार प्रोग्राम जो है ना, आयोनोस्फेयर के अंदर टेम्परेचर को बढ़ा रहा है, फ्री इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा वाइब्रेट कर रहे हैं, और फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का रोना शुरू कर देते हैं ये। अच्छा, तो एक बर्नार्ड जे ईस्टलैंड, ये एक बंदा है, इसको आप इसके काम को पढ़ें, बर्नार्ड जे ईस्टलैंड, इसका सारा काम हार्प पर है। उसने इसको एक्सपोज किया है कि किस तरह ये लोग हार्प के ज़रिए आयोनोस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं ताकि सूरज की हीट को एब्जॉर्ब करने के अमल में ख़राबी लाई जाए, जिसके नतीजे में फ़िज़ाई ज़र्रात के ये लोग गुबार बनाते हैं। फिर वो गुबार जो है, जैसे मैंने कहा कि एक लेंस की तरह
फोकस करने वाले बन जाते हैं, और किसी इलाके का टेम्परेचर ज़्यादा करना होता है तो उन ज़र्रात को उस इलाके की तरफ फोकस कर देते हैं, और हीट जो है सूरज की सारी उस जगह पर फोकस हो जाती है और उसका टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है। इसी चीज़ को डेविड आइक ने अपने प्रोग्राम में भी, जो मशहूर रिसर्चर हैं, स्कॉलर हैं डेविड आइक, उन्होंने भी इस चीज़ को, बर्नार्ड जे ईस्टलैंड के इस काम को बताया है कि किस तरह ये लोग हार्प के ज़रिए फ्री इलेक्ट्रॉन को एक लेंस की तरह फोकस करके किसी मखसूस इलाके पर फोकस करके उसका टेम्परेचर बढ़ा देते हैं। फ्रांस में भी इन्होंने इसी तरह किया है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह ये मखसूस इलाकों को गर्म कर देते हैं, ठीक है ना, और कहते हैं जी टेम्परेचर बढ़ गया है, कितना शदीद गर्मी पड़ रही है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन की कसाफत जो है ना उसकी अंदर तब्दीली ले आते हैं, डेंसिटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रॉन की आयोनोस्फीयर में, ठीक है, और उससे उन रीजन्स के जो टेम्परेचर हैं वो बढ़ जाते हैं। अब ये काम ज़मीन से किया जा रहा है, ज़मीन पर एंटेना होते हैं, ठीक है ना, और उन एंटेना जो हार्प की प्रोग्राम प्रोजेक्ट के तहत लगाए जाते हैं, और इन्हीं से आयोनोस्फीयर के अंदर ये सारी कार्रवाइयाँ की जाती हैं अलास्का में, ठीक है। अब ये जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में साबिक अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस विलियम कोहन हैं, ठीक है ना, वो कहते हैं कि कौन है, जॉर्जिया यूनिवर्सिटी में साबिका अमेरिका के साबिक सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस विलियम कोहन, ये कहते हैं कि ये वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। ये वेदर वेपन जो है ना, मौसम को हथियार की तरह इस्तेमाल करना, ये असल में वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है। वो जो कहा था इराक के अंदर मौजूद हैं जो बड़े पैमाने के तबाही वाले हथियार, वो कहते हैं बड़े पैमाने की हथियार तबाही वाले ये है हार्प हथियार है, जिससे आप मौसम को इस्तेमाल कर रहे हो, कि आप जलजले ला रहे हो। वो कहता है कि हम इसके ज़रिए से वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कोहन कहता है कि वो आबो हवा को आल्टर करते हैं, जलजले पैदा करते हैं, आतिशफिशां लाते हैं, और इससे हम ये सारा सिलसिला चलाते हैं और वेदर को एक वेपन की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब देखो इन्होंने अपनी सर्विसेज के लिए वेबसाइट्स भी बनाई हुई हैं। सैलरी जो है SELERY, सैलरी www.salary.com, इस पे आप चले जाओ। वो आपको कहता है कि जनाब हमसे ख़रीदो क्लाउड सीडिंग, अपने इलाके में बारिश करवानी है तो हमारे से हमारी सर्विसेज ख़रीदो, हम आपके इलाके में बारिश बरसा देंगे जी, ठीक है ना जी। वो उनका सारा प्रोग्राम AI के सॉफ्टवेयर पे डिपेंड करता है। आपको पता है हवा के अंदर इन्होंने सेंसर नोड्स डाले हुए हैं, मैंने सेंसर नोड के ऊपर भी वीडियोस डाली हैं, आप जाके वहाँ से देखिए कि ये जो ज़मीन पर जो इनका इक्विपमेंट है अभी वो हवा में छिड़कते नहीं हैं, बहुत कम जगहों पर जहाज़ों के ज़रिए स्प्रे हो रहा है। अब वो ज़मीन से क्या करते हैं कि ये बलून्स के ज़रिए जो है, बलून्स के अंदर मवाद होता है और वो ड्रोन्स के ज़रिए मखसूस इलाकों में ऊपर पहुंचाते हैं। सेंसर नोड इनको इन्फॉर्मेशन देते हैं AI की ऐप्स के ज़रिए, और फिर ये उस इन्फॉर्मेशन को लेकर मखसूस इलाकों में बलून्स छोड़ते हैं जिनको स्मार्ट बैलून का नाम दिया जाता है। ये स्मार्ट बैलून जो गुब्बारे होते हैं वो जाके बादलों पर फट जाते हैं, बादलों को सीडिंग करते हैं। आम तौर पे आप देखोगे, आप समझोगे कि वो गुब्बारा जा रहा है, वो स्मार्ट बैलून्स हैं, ठीक है ना, AI से कनेक्टेड हैं। वो ऊपर जाके फटेंगे क्लाउड्स के ऊपर और वो वहाँ से इसको सीडिंग करेंगे। किसी इलाके में अचानक शदीद बारिश हो जाएगी, आपने सुना होगा ना फ्लैश फ्लडिंग्स, ये इस्लामाबाद में भी अक्सर फ्लैश फ्लडिंग। अब देखो फ्लैश फ्लडिंग से क्या है, लोग जा रहे हैं बेचारे अपने घरेलू काम काज से, अचानक कड़कता हुआ बादल आ गए काले और 5 मिनट के अंदर वहाँ पे धड़ाम धड़ूस और बड़े बड़े जो है ना वो ओले आसमान से ईंटों की तरह गिरे, लोगों की गाड़ियों के शीशे टूट गए। ये सारा ये लोग कर रहे हैं, किस इलाके में बादल आने वाले हैं, हम इनको ज़्यादा सीडिंग करेंगे, ज़्यादा ठंडा करेंगे तो फिर नीचे ओले गिरेंगे और मखसूस इलाके को बर्बाद कर देंगे। अब इन्होंने इस्लामाबाद में जिस इलाके पर किया है ना, मैं आपको बताऊं, मुझे नहीं पता इसके बाद क्या होगा। उस इलाके में से इन्होंने लोगों को निकालना था, उन्होंने फ्लैश फ्लडिंग की उस इलाके के ऊपर, सैलाब आ गया। बाद में कहा कि ये इलाके लोगों ने पानी के बहाव में घर बनाए हुए हैं इसलिए फ्लैश फ्लडिंग हुई है, इसलिए हम इन इलाके से इन घरों को तोड़ रहे हैं। अब आपने सुना होगा कि इस्लामाबाद में इन इलाकों से घरों को तोड़ा गया है। अब मुझे बताओ, अगर वो घरों का मामला था तो फिर गरीबों के सिर्फ क्यों तोड़े गए हैं, छोटे मोटे, ये बड़े बड़े घर क्यों नहीं तोड़े गए। तो यहाँ पर बात सामने आती है कि इन्होंने
कंट्रोल ग्रिड में लोगों को ला रहे हैं और उसमें जो गरीबों की बस्तियां हैं वो इनको स्मार्ट सिटीज़ में नहीं चाहिए। ठीक है, तो जिस इलाके से या उस ज़मीन को वो बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ हैं, मैंने ये भी सुना है कि ट्रंप साहब के जो दामाद हैं वो जेरेड कुशनर या जो भी हैं, कोई हैं जो यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं इन इलाकों में, और उनके लिए इन इलाकों को खाली किया गया है कि हुकूमत फिर इनको सेल करेगी और यहाँ पे कुछ और खड़ा किया जाएगा। तो ये फ्लैश फ्लडिंग, किसी इलाके को ये बर्बाद कर देते हैं और फिर वहाँ से लोगों को उखाड़ देते हैं, उनके घरों को। तो ये देखिए कि क्या हो रहा है वेदर वेपन्स के ज़रिए, और काम नाम किसका लगा दिया है कि अल्लाह की तरफ से भाई हुआ था, कुदरत की तरफ से हुआ था कि ये सब कुछ सारी वारदात हुई, बड़े बड़े ओले गिरे और फ्लैश फ्लडिंग हुई और लोगों ने पानी के बहाव के रास्ते में घर बनाए हुए थे, इसलिए हम इन घर को गिरा रहे हैं। वैसे तो वो लोगों को नहीं उठा सकते थे और ज़मीन बेच देते उठा के किसी और को, तो उन्होंने कहा कि आफात के रास्ते में ये घर नहीं बनेंगे। अब देखना कुछ अरसे के बाद ये कुछ मामला ठंडा हो जाएगा, उसके बाद ये किसी और को ज़मीन सेल कर देंगे, उधर कोई प्लाजे खड़े हो जाएंगे। तो ये अमेरिका में होता आया है। पहले उस जगह पे आग लगाई जाती है ड्यू के ज़रिए। ड्यू क्या है? डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स हैं। फ्रीक्वेंसी से अटैक करते हैं, जंगलों में आग लगाते हैं, इलाकों में आग लगाते हैं। उस इलाके से जब इंसानों को खाली कर दिया जाता है तो फिर वहाँ पे कुछ अरसे के बाद उस ज़मीन को कमर्शलाइज करके चीज़ें वहाँ खड़ी कर दी जाती हैं। मौवी जो है अमेरिका के अंदर, वो उन्होंने क्या किया है देखिए, लेज़र से अटैक, वो कहते बिजली गिरी है, बिजली ने सिर्फ जो है दरख्तों को नहीं जलाया, उन्होंने गाड़ियों को पिघाल दिया, दरख्त खड़े हुए हैं। अजीब व गरीब किस्म के जलने के मनाजिर हैं और नाम जो है मौसमियाती तब्दीलियों पर डाल दिया इन्होंने। तो मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग होश करें, देखें कि किस तरह से ये लोग वेदर बलूनिंग के ज़रिए फ्लैश फ्लडिंग कर रहे हैं, किस तरह से ये फ्रीक्वेंसी अटैक के ज़रिए इलाकों के टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, जंगलात को जला रहे हैं। अच्छा जी, आगे आए। ये मैंने आपको बताया कि सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस कोहन साहब इस चीज़ का इत्तराफ़ कर चुके हैं। फिर काफ़ी मैं प्रोग्राम आपको दे दूंगी। कॉर्बेट रिपोर्ट बहुत ज़बरदस्त स्कॉलर है, रिसर्चर हैं और किताबें भी लिखते हैं, यूट्यूब का चैनल भी है कॉर्बेट रिपोर्ट के नाम से। वो उसमें प्रोफेसर चौस्की जो है वो उनका काफ़ी काम है इसके ऊपर, ये ग्लोबल वार्मिंग और वेदर वारफेयर, इस पर वो उनका इंटरव्यू शामिल है, वो भी आप देखिए। उन्होंने हार्प के ऊपर काफ़ी काम किया है। माइकल चौस्की, उनका इंटरव्यू है, वो आप देखिएगा, वो भी मैं डाल दूँगी। इस तरह से आप आगे चलिए तो ये जो वेदर मॉडिफिकेशन से जो डिस्ट्रक्शन है ना, ये शाम में, ईरान में, कोरिया में, वियतनाम में अमेरिका ने इनकी तजुर्बे किए हुए हैं। ठीक है जी। अब आप एक मशहूर जो है ना एंकर है, वो जिमी डोर, वो प्रोग्राम करता है। जिमी डोर, वो उसका प्रोग्राम है प्रूफ ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन। ठीक है ना, प्रूफ ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन, वो भी मैं लिंक डाल दूंगी, वो आप जाके देखिएगा। ठीक है। अच्छा, अजान हो रही थी तो हल्की आ रही थी, खैर अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। तो जी, तो यहाँ पर ये सिलसिला है कि ये मॉडिफिकेशन, वेदर मॉडिफिकेशन के अटैक्स जो हैं तमाम ममालिक में हैं। अच्छा, फिर मैंने जिमी डोर के प्रोग्राम का आपको कहा कि प्रूफ ऑफ वेदर मॉडिफिकेशन उसका टाइटल है, उसके अंदर आप जाके देखिए। वो बताता है कि जनाब ईरान को पानी से महरूम करके उनके डैम को खुश्क किया गया वेदर मॉडिफिकेशन रडार सिस्टम के ज़रिए। ठीक है ना। तो वो बताता है कि ईरानियन एक्सपर्ट एक्यूजेस यूएस इज़राइल ऑफ वेदर मैनिपुलेशन टू डीपन ड्राउट। ठीक है ना, ये 14 अगस्त 2025 की ख़बर है, लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, आप देखें। और फिर ईरान की काबुल में सफारत खाने का एक ट्विटर पे ट्वीट भी है, उसमें भी वो कहता है कि यूएई के अंदर जो है अमेरिका ने अपने सेंटर्स बनाए हुए हैं वेदर मैनिपुलेशन के, जिनके ज़रिए से हमारी वेदर मैनिपुलेशन की गई, हमारे डैम खुश्क किए गए। उनके ईरान के ना बहुत कुछ इलाके थे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे कहत साली की गई थी, बहुत डैम खुश्क हो गए थे, लोगों को वहाँ से निकालना पड़ा था। तो ईरान ने क्या किया आपको पता है कि वो भी ड्रोन और इन चीज़ों में काउंटर कर रहे हैं इन चीज़ों को। और उसने क्या किया, जा कर के इनके सिस्टम जो यूएई में लगाए थे, आप देखें कितना सितम है कि मुसलमान ममालिक में ये सिस्टम अमेरिका ने लगाए हैं अपने ही मुसलमानों पे अटैक करने के लिए। यूएई में
क्लाउड सीडिंग और वेदर मैनिपुलेशन का जो सिस्टम है रडार का, वो ईरान ने तबाह कर दिया। वो सिफारत खाना कहता है ईरान का काबुल में कि रातों रात हमारी हर चीज़ बदल गई, इलाके का मौसम बदल गया, इलाके का नक्शा बदल गया। डैम जो सालों में नहीं भरे थे वो 100% भर गए और ज़ेर ज़मीन पानी भी बाहर आ गया। ठीक है ना। और ये डेली न्यूज़ ईरान की भी खबर है ट्विटर के ऊपर, और कि ईरान डिस्ट्रॉय अमेरिकन रेडार इन द रीजन। ठीक है ना। और इस खबर में भी आप जाके देख लें, ये पता चल जाएगा कि डैम्स पानी से भर गए जो 7 सालों में भी नहीं भरे थे। अच्छा, फिर अमेरिकन एक एंकर है मशहूर दुनिया का, टक्कर कार्सन, उसके प्रोग्राम में एक बंदा आता है, वो अमरीकी वज़ारत दिफ़ा में काम करने वाला और अमेरिकन आर्मी और मिलिट्री में काम करने वाला बंदा है। वो बताता है, उसका नाम है डेम विलिंगटन। वो कहता है कि किस तरह अमेरिका ने ईरान के ख़िलाफ़ वेदर वेपन्स का इस्तेमाल किया। ये सारा जिमी डोर का जो प्रोग्राम है ना, उसके अंदर एक क्लिप डाले हुए हैं कि किस तरह से हम लोगों ने ये वेदर वेपन का इस्तेमाल किया। वो कहता है कि 9/11 के बाद हमने तमाम ममालिक की लिस्टें बनाई थी जिन पर हमने वेदर वेपन्स का इस्तेमाल करना था, और जो हमारे दुश्मन थे कि हमने उनको उनमें कहत लाना है, हमने उनमें सैलाब लाना है, हमने उनमें ज़लज़ले लाने हैं, तो हमने वेदर वेपन का इस्तेमाल के लिए लिस्टें बनाई थी। ईरान भी उसमें शामिल था। ठीक है, तो हमने उस पर अटैक किया। देखिए, ख़ुद मान रहे हैं। अब वो फिर मज़ीद ये भी कहता है, वो बंदा मिलिट्री का अमेरिकन टकर कार्सन के प्रोग्राम में, कि आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, जिमी डोर के प्रोग्राम में भी, कि नेटो जो है ना, नेटो ये जो यूरोपियन इत्तेहाद है वेस्टर्न फ़ौजों का, वो 40 साल से इन ममालिक की ज़राअत, ज़मीनों और माहौल पर हमला कर रहे हैं मौसम के हथियारों से। तो अच्छा, वो कहता है कि सिर्फ हम नहीं कर रहे बल्कि चाइना, अब देखो, बर्फ़ की तूफ़ान अपने मुल्क में लेकर आता है। एंडोथर्मिक रिएक्टिव एलिमेंट्स के ज़रिए बर्फ़ की तूफ़ान चाइना लाता है। चाइना ने तो पूरी यूनिवर्सिटी बनाई हुई है वेदर मॉडिफिकेशन की। इसलिए तो मैं कहती हूँ, डरो इस मुल्क से, इससे मुतासिर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना जी। डरो नहीं, मतलब इनसे आगाह रहो। डर तो खौफ किसी चीज़ से नहीं होना चाहिए इंसान को, मतलब आगाह रहो और इनसे बच के रहो और इसका काउंटर डिफेंस तैयार करो। काउंटर डिफेंस यानी इनको तोड़ो, इनके सिस्टम को, इन वेपन्स को तोड़ो। ये नहीं कि उनसे बड़ी बुराई बना के बैठ जाओ। अच्छा, जब यूएस कांग्रेस में हार्प पर सवाल हुआ ना, तो वहाँ पर भी यहाँ पर इनके नुमाइंदे तस्लीम करते हैं कि हम वेदर वेपन्स बनाते हैं, वेदर को मैनिपुलेट करते हैं पूरी दुनिया में। अच्छा, तो इसी तरह जो है ना, अमेरिकन जनरल है, वो भी बात कर रहे हैं जिमी डोर के प्रोग्राम के अंदर कि ये जो जियो इंजीनियरिंग है, ये वेदर मॉडिफिकेशन ना, जियो इंजीनियरिंग भी कहते हैं इसको। वो कहते हैं जियो इंजीनियरिंग जो है वो फैसिलिटेट करती है मिलिट्री को कम्युनिकेशन के अंदर। ठीक है ना। और वो कहता है कि ये इसका कोई ताल्लुक नहीं है ज़मीन के टेम्परेचर को कम करने और ज़्यादा करने। ये जो आप लोग कहते हो कि हम छिड़क रहे हैं सिल्वर आयोडाइड और ये लेड आयोडाइड, ये जो भी हैं केमिकल्स, या जो कुछ हम आयोनाइजेशन कर रहे हैं आयोनोस्फेयर के अंदर, हम मौसम ठंडा करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। ये तो हमारे वेपन्स हैं जो हम कम्युनिकेशन के लिए हम कर रहे हैं। अब देखो, कम्युनिकेशन इनको करनी है, कंट्रोल करना है, ट्रांस ह्यूमन। फिर आगे वो कहता है कि ये जियो इंजीनियरिंग जो है ना, अटैच है ट्रांस ह्यूमनिस्ट इम्पल्स है इसका, यानी कि ट्रांस ह्यूमनिज़म की तरफ हम ले जा रहे हैं, इसलिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं। अच्छा, ये सारा कुछ बहुत पुराना हो रहा है, तो इसमें अमेरिका के जो 2 सदूर हैं ना, JFK जो कैनेडी, और वो और एक LBJ, ठीक है ना, LBJ यानी कि लैंडन बी जॉनसन, और JFK, ये दोनों इनके मौजूद हैं अल्फाज कि हम वेदर कंट्रोल करते हैं और कर रहे हैं। 1962 में और 67 में ये बातें हो रही हैं। तो जो लिंडन है ना, बी जॉनसन, जो खाजेरियन ज्यू है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि ही हु कंट्रोल्स द वेदर कंट्रोल्स द वर्ल्ड। ये उसके अल्फाज है, कोट इन कोट। इन्हीं के बड़े जो थे ना, रोथचाइल्ड, मेयर एशमिल रोथचाइल्ड, जिसने दुनिया को बैंकिंग का निज़ाम दिया था, उसने क्या कहा था? उसने भी मिलता जुलता कहा था। उसने कहा था ही हु कंट्रोल्स द मनी कंट्रोल्स द वर्ल्ड। ठीक है ना। उसने कहा था पैसे का, क्योंकि उसने बैंक बनाने थे। इस वाले ने वेदर कह दिया क्योंकि इसका काम वेदर के साथ था। तो अब ये
जो था यहाँ पे देख लीजिए कि वो भी खाजेरियन जिसने बैंकिंग का निज़ाम दिया, ये जो वेदर वेपन्स हैं ये भी खाजेरियन। इसीलिए मैंने खाजेरियन माफिया के ऊपर पूरी ब्लड लाइन रिसर्चेस के ऊपर काफ़ी लंबे लंबे प्रोग्राम डाले हैं। तो खुदारा जाइए, देखिए और फैलाइए उनको कि इस खाजेरियन माफिया कोई खाजेरियन ज्यू जो हैं ये असल ज्यू नहीं है, दे आर तलमुदिक ज्यू, दे आर खाजेरियन ज्यू। ज़ायनिस्ट, जेसुइट्स और कबाला ये इन्हीं की इजादें हैं और दुनिया को इस मकाम तक ले जाने वाले यही हैं खाजेरियंस। अच्छा जी, तो ये LBJ ये फरमाते हैं, ठीक है ना जी। फिर आप JFK को पढ़ लें, वो भी यही कर रहा है। अब ये सारी जो मैंने की, मैं इसका अख्ताम करती हूँ कि मौसमियाती तब्दीलियाँ कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वेदर मॉडिफिकेशन है जो जियो इंजीनियरिंग के नतीजे में हो रही है। जियो इंजीनियरिंग क्या है? ये आयोनाइजेशन है, हाइपर एक्टिवेशन है आयोनोस्फीयर की, ठीक है, जिसके ज़रिए से वो फ्री इलेक्ट्रॉन को फोकस करते हैं किसी मखसूस इलाकों पर, उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। और इसी तरह ज़मीन पर ऐसे आलात हैं जो ज़मीन में टेक्टोनिक प्लेटों को हिलाने और जुलाने करके उसके बाद ज़लज़ले लाते हैं। ये जो अभी हालिया मेरे ख्याल में वेनेजुएला था कि मैक्सिको था, मैक्सिको आई थिंक, जिसमें ये ज़लज़ले लेकर आए हैं और 800 इमारतें उन्होंने गिरा दी। ज़लज़ले की तरह फ्रीक्वेंसी नहीं थी ज़लज़ले की। ज़लज़ले की तो जो लहरें होती हैं ना उनकी शक्ल कुछ और होती है। यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी जो है ये EMF रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी की लहरें होती हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी की जो लहरें होती हैं ना, ये वो लहरें थी जो नोट की गई हैं। और लोग कहते हैं कि ये ज़लज़ला जब आ रहा था तो ऐसे ऐसे लहरों की सूरत में आ रहा था। ज़लज़ला आपने ऐसे नहीं देखा, ज़लज़ला जो है यूं और यूं होता है, मेरे हाथ की आप देख रहे होंगे, यूं और यूं होता है। ये लोग बता रहे हैं कि ऐसे पानी की लहरों की तरह से ये गया है और सारी इमारतें ज़मीन बोस हुई हैं। तो ये इन्होंने ज़मीन के अंदर नीचे से फ्रीक्वेंसी अटैक किया है। तो जनाब ये सारी चीज़ें हैं, पड़ी हुई हैं, आप इन हालात और वाक़ियात को चेक कीजिए और फिर किसी को कुदरत के खाते में डाला करें, ठीक है ना जी। मैं ये नहीं कहती, देखो कुदरत खामोश है ना इन चीज़ों पर, क्योंकि जब इंसान खड़े नहीं होंगे तो अल्लाह ताला उनकी मदद नहीं करता। हमने इल्म को जान लिया, दूसरों तक फैलाना है, सवाल करना है, अपने हकूक़ के लिए खड़े होना है, फिर कुदरत मदद करती है। समझ गए? अच्छा जी, देखो मुझे अफसोस होता है, किसी ने कमेंट में ये लिखा था कि इट्स सो, मेरे कमेंट में नहीं, किसी जगह मैंने इस वेदर मॉडिफिकेशन में एक कमेंट पढ़ा था कि लिखा था कि इट्स सो क्रेजी that we fund our own demise, just take our money and build weapons that are killing us। ठीक है ना। कहता है कि कितनी पागलपन है कि हम अपना पैसा देते हैं, टैक्स का पैसा देते हैं और ये लोग उनसे ऐसे वेपन बनाते हैं, हुकूमत और इदारे, जिनसे हम लोग मर रहे हैं, ठीक है। और हम अपनी मौत के लिए खुद हुकूमत को फंड कर रहे हैं, इदारों को फंड कर रहे हैं और वो हमें मार रहे हैं। तो आंखें खोलो, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज नहीं है, ये वेदर मॉडिफिकेशन है और जो जियो इंजीनियरिंग के ज़रिए की जा रही है फॉर मेकिंग अस ट्रांस ह्यूमन, ठीक है, टू कंट्रोल एंड सर्विलेंस फॉर वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। किस्सा मुख्तसर। सवालात कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। ये फ़ी सबीलिल्लाह है, ये कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा, ये चैनल ये ऐसे ही रहेगा। अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो आपका भी इसमें हिस्सा शामिल होता रहेगा। तो सवालात कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए और इसको सुनिए और दूसरे लोगों तक पहुंचाइए। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर इंशाअल्लाह एक नए टॉपिक के साथ और नई मालूमात के साथ, मुफीद मालूमात के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।